अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजते ज़ोर शोर से अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहा था। अल्लाह का वास्ता है हसाम, अपनी ये सस्ती शायरी कम अज़ कम आज तो बंद कर दे। इतने ज़्यादा काम देख देख कर मेरा बीपी लो हो रहा है और तुझे घटिया इशार सुनाने की पड़ी है। सीढ़ी पर चढ़कर खड़े जाले साफ करते अब्बाद ने जलकर कहा तो हसाम नाक चढ़ा गया। बेटा, तुझे अकेले को तो काम नहीं करने पड़ रहे, मेरी जवानी भी तेरे साथ ही रुल रही है। हाय काश अम्मी बाबा एक अदद बहन ही पैदा करके दे जाते। इस मनूस अहमद के बाद ही इन्हें मनसूबाबंदी याद आई थी। हसाम की चलती जुबान को ब्रेक कमर पर पड़ने वाले भारी जूते की ज़रब ने लगाई थी। वो गुस्से से अहमद को देखने लगा, जिसने पैरों में पड़ा जूता खींचकर उसकी कमर में दे मारा था और अब खूनख्वार निगाहों से उसे ही घूर रहा था। काश तुझ जैसा नमूना पैदा करने से पहले इस मनसूबाबंदी का ख्याल आ गया होता। इन्हें और साले मेरी प्यारी बहन क्या मासी बनकर घर के काम करती, इसे तो मैं शहजादी बनाकर रखता। बहन का शौक जिस कदर अहमद को था, इन चारों में से और किसी को भी ना था। अहमद और हसाम में चूंकि 1 साल का ही फ़र्क था, इसलिए इनमें मजाक मजाक में हाथापाई तक चलती थी। तुम दोनों की ज़ुबानों के आगे खंदक है, ज़ुबानों को लगाम डालकर हाथों में तेज़ी लाओ। आज रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा, इसलिए तमाम काम आज ही ख़त्म करना है। अबाद की कड़क आवाज़ पर हसाम मुंह बनाता वापस सिंक में पड़े बर्तनों के ढेर की तरफ मुतवज्जो हुआ। शामी कबाब कब बनेंगे भैया? पता है ना सहरी में सालन नहीं खाया जाता, सिर्फ शामी कबाब के साथ ही रोटी खाई जाती है। अब तक शामी कबाब ना बने थे, ये सोच सोच कर ही सदा के भुक्कड़ अहमद को होल उठ रहे थे। साकिब भैया की यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी की वजह से ताख़ीर हो गई। शामी कबाब बस उनके हाथ के ही खाने के लायक होते हैं। भैया ने बोला था कि रात वापसी पर आकर बना लेंगे, सामान में सारा लाकर रख चुका हूँ। बाद की बात पर अहमद ने शुक्र का सांस भरते अपना काम जारी किया। ये थी जमाल फैमिली, जमाल अहमद मरहूम के चारों साहबजादे। सबसे बड़ा साकिब जमाल, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। उससे छोटा अबाद जमाल, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अबाद से छोटा हसाम जमाल, जो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में था, जबकि सबसे छोटा हैदर जमाल यूनिवर्सिटी के पहले साल में। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो चारों ही एक दूसरे की कुल कायनात थे। ये शक्ल से मासूम दिखने वाली एक बदकार लड़की है, जिसने अपने ही उस्ताद को अपनी चाल में फंसाकर मुंह काला किया है। यूनिवर्सिटी के बड़े से लॉन में स्टूडेंट्स के हजूम के वस्त में खड़ी वो लाल लिबास वाली लड़की साकित खड़ी अपनी जान अजीज दोस्त को ये जहर उगलते देख रही थी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें आप सब। वो कांपती आवाज़ में अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, पर उसकी बात के जवाब में वहाँ मौजूद लोगों ने गहरी नज़र उसे सरता पैर देखा तो वो ज़मीन में गड़ सी गई। सुर्ख होंठों की लाली बिखरी हुई थी, काजल फैला हुआ था, सुर्ख लिबास कंधों से फटा हुआ था, पर उसे इतना होश भी ना था कि अपने वजूद को छुपा पाती। दुपट्टा जाने कहाँ गिर चुका था। आपके पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है? डीन की बात पर उसने किसी उम्मीद के तहत अपने से चंद कदम की दूरी पर खड़े उस मर्द को देखा, जो सर हाथों में थामे खड़ा अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखते दिल आरा की आंखों में जलती आखिरी उम्मीद की शमा भी बुझ गई। उसकी खामोशी उसका जवाब बता चुकी थी। सर, मैं अंदर से अपना बैग लेने जा रही थी जब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि दिल आरा को रूम नंबर 5 में भेजो, इन्हें इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। सानिया की बात ने आखिरी कील ठोंक दिया था। जब सबूत सामने थे तो उसकी बात का यकीन कौन करता? ये झूठ है, सब जानते हैं। मैं आज तक किसी प्रोफेसर या क्लास फेलो से अकेले में नहीं मिली, ना किसी से काम के अलावा कोई बात की। वो रोती हुई डीन की तरफ बढ़ी, पर वो हाथ उठाकर उसे रोक गए। आपको अभी और इसी वक्त यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया जा रहा है और वार्डन से कहकर उनका सामान बाहर फेंकवाएं। ऐसी लड़कियां हॉस्टल में रहने के काबिल नहीं। और प्रोफेसर साकिब, आप कल मुझसे आकर मिलें। डीन उसे कहते वापस मुड़ने लगे।
जब वो एक झटके से उनकी तरफ आया। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ना मैंने इन्हें वहाँ बुलाया, ना ही ये वहाँ अपनी मर्जी से आईं। ये सब एक सोची समझी चाल के तहत किया है किसी ने। आप एक लड़की पर यूं सरे बाजार बहतान नहीं बांध सकते। मैं बहुत जल्द सबूत के साथ ये बात वाजे कर दूंगा, मगर ये कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि ये बेगुनाह है। उसकी पथरीली आवाज़ पर दिल आरा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे अपनी सफाई दे, पर कहाँ मुमकिन था। सबूत हमें पहले ही मिल चुके हैं। आप हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, फिक्र मत करें, आपकी जॉब महफूज है। डीन की बात पर वो उनके दोगलेपन पर लब भींच कर रह गया। आपको आपकी जॉब मुबारक। कल आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। तुर्श लहजे में कहता वो आंखों में जब्त की लाली लिए झटके से वहां से निकलता चला गया। वो साकित खड़ी थी जब उसके नाम नेहाद बेस्ट फ्रेंड्स ने उसका बैग लाकर उसके कदमों में फेंका। उसने चुपचाप बैग उठाया और वहां से निकलती चली गई। ठीक 5 मिनट के बाद वो जीटी रोड के दरमियान में जा खड़ी हुई। उसे सामने से तेज रफ्तार गाड़ी अपनी जानिब आती दिखाई दे रही थी। गाड़ी 3 कदम के फासले पर थी जब कोई उसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेता उसे अपनी तरफ खींच गया। एक बुलंद चीख दिल आरा के हलक से बरामद हुई थी। बाथरूम साफ करने के लिए तुम लोगों को बस मैं ही मिलता हूँ क्या? जब बाथरूम इस्तेमाल सब करते हैं, सफाई बस मेरे अकेले के जिम्मे क्यों? हसाम हार्पिक की बोतल हाथ में थामे हाथ नचा नचा कर बोलता, बाकी दोनों को कहका लगाकर हंसने पर मजबूर कर गया। क्योंकि बेटा बाथरूम में सबसे ज़्यादा वक्त तू ही लगाता है। ये बात हकीकत पसंद अब्बास साहब ने की थी, और सितम ये कि वो अब्बास को जवाब भी नहीं दे सकता था क्योंकि वो उससे बड़ा जो ठहरा। और खुदा गवाह है, इससे अच्छे बाथरूम हम चारों में और कोई भी नहीं साफ करता। यहाँ हमजा की ज़ुबान खुली और वहाँ हसाम ने पैरों से जूता उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो कि ऐन निशाने पर जा लगा। अहमद नाम तब्दील करके हमजा रख दिया है। उई माँ कसम से यार, हसाम का निशाना भी माओ की हवाई चप्पल की तरह कभी नहीं छोड़ता। जितनी मर्जी दूरी से आए पर लगता ऐन निशाने पर है। हमजा अपनी कमर मसलता बुरे बुरे मुंह बना रहा था। तुझे तो शुक्र करना चाहिए बेटा कि अल्लाह ने तुझे ऐसा भाई दिया है जो तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। हसाम कहते बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा जब उसे बाहर से साकिब की आवाज़ सुनाई दी। इन चारों भाइयों की आदत थी कि वो घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया करते थे। शुक्र भैया आ गए, मेरी शामी कबाब तो बन जाएंगे ना वक्त पर। हमजा की तशक्कुर भरी आवाज़ पर अबाद नफ़ी में सर हिला गया, जबकि हसाम उसे हाथ की 5 उंगलियां फैलाकर लानत का इशारा कर गया। अगले ही पल साकिब जमाल का वजूद लाउंज के दरवाजे के फ्रेम में उभरा और इन तीनों को साकित कर गया। वो तीनों जहाँ कहीं थे वहीं ठहर गए। अबाद जो सोफे सेट कर रहा था वहीं रुक गया। हमजा जो बोतल को मुंह लगाकर पानी पी रहा था, बोतल उसके होंठों पर ही जमी रह गई, जबकि हाथ में हार्पिक की बोतल पकड़े खड़ा हसाम दीदें फाड़े सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। इन सब के यूं चौंक कर बुत बन जाने की वजह साकिब नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी लाल लिबास वाली लड़की थी। साकिब जमाल के चेहरे पर सर्द तासरात सजे थे, जबकि वो हसीन सी लड़की लाल लिबास पर साकिब का सफ़ेद कोट पहने खड़ी थी। उसका चेहरा हर किस्म के तासुर से पाक था, जबकि उसकी हालत जार चीख चीख कर उसके साथ कुछ बुरा होने की निशानदही कर रही थी। उलझे बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। मेरे साथ आए, उसे अपने साथ आने का कहते वो उसे अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे वो तीनों बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। आया इनकी आंखों ने जो देखा है क्या वो हकीकत है या कोई ख्वाब? ये मेरी गुनाहगार आंखें क्या क्या देखने लग गई हैं? हमजा को शौक भरी आवाज़ पर यह हसाम, जो कि उसे करारा सा जवाब देने वाला था, साकिब को वापस आते देखकर खामोशी रह गया। ड्राइंग रूम में आओ तुम तीनों। वो बगैर रुके उनके करीब से गुजरता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया तो वो तीनों भी उसके हुक्म की तामील करते उसकी पैरवी में चल दिए। बैठो। उसकी आवाज़ पर वो तीनों उसके सामने बैठ गए। क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन है कि मैं कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता?
وہ مستفسر ہوا تو اس کے لہجے اور الفاظ میں موجود بے یقینی ان تینوں کو برچی کی مانند لگی تھی۔ ہمیں اپنے باپ جیسے بھائی پر اتنا ہی گہرا یقین ہے جتنا خدا کی یکتائی پر۔ مضبوط لہجے میں یہ چند الفاظ ادا کرنے والا سب سے چھوٹا حمزہ تھا، جبکہ عباد اور حسام کے چہرے کے تاثرات بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے۔ ثاقب ایک گہری سانس بھرتا الفاظ توڑنے لگا۔ یہ دل آرا ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ، بچپن میں یتیم خانے میں ہی آنکھ کھولی اور بالغ ہونے کے بعد ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ ہماری یونیورسٹی کے پاس ہی ایک اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کرتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ آج فیئرویل تھا، دل آرا نے شاید کسی ایکٹ میں حصہ لیا تھا۔ میں عباد کی کال سننے کے لیے باہر گیا تھا۔ واپسی پر مجھے دل آرا کی دوست ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ دل آرا ایک کمرے میں بند ہو گئی ہے، دروازہ نہیں کھل رہا اور اس کام کے لیے میں ان کی مدد کروں تب تک وہ کسی اور کو بھی بلا کر لاتی ہے۔ میں جب اس کے بتائے کمرے میں باہر پہنچا تو مجھے دل آرا کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا تو وہ پہلے سے ہی ان لاک تھا۔ کوئی لڑکا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکے کو پیچھے کرتے میں جب تک دل آرا کو اٹھاتا، وہ لڑکا باہر نکل کر تیزی سے دروازہ بند کر گیا، اور چند لمحوں کے بعد ہی پوری یونیورسٹی وہاں جمع تھی۔ بولتے بولتے وہی لمحات پھر سے یاد کرتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تینوں بھائی دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ ہم دونوں پر بدکرداری کا الزام لگا کر دل آرا کو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہاسٹل سے بھی نکال دیا۔ میں غصے میں جاب چھوڑتے وہاں سے نکل آیا۔ میری بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، تبھی میری نظر دل آرا پر پڑی جو چلتی سڑک کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اسے بر وقت بچا پایا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ تھا۔ اسے میں گھر لے آیا کیونکہ وہ لڑکی ذات ہے، اور لڑکی بھی ایسی جسے میرے نام کے ساتھ بدنام کیا گیا ہے۔ میں اس حیوانوں کے معاشرے میں اسے کہاں اکیلے چھوڑ آتا؟ کیا میں نے صحیح کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ تینوں اسے جواب دیے بغیر اس کی طرف لپکتے اس سے چپک گئے۔ آپ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ عباد کی بات پر بھی وہ ان تینوں کو خود میں بھینج گیا۔ میرے شامی کباب، اس خاموشی کو حمزہ کی منمناتی آواز نے توڑا تھا۔ سب بھولتے وہ سب ایک دم کہکا لگا اٹھے۔ چلو میرے شیر، میں بس فریش ہو جاؤں، پھر کام پر لگتا ہوں۔ ان سے الگ ہو کر حمزہ کے بال بگاڑتے وہ فریش ہونے کی نیت سے عباد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کے کمرے پر تو فی الحال دل آرا کا قبضہ تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں کل 3 کمرے تھے، جن میں سے ایک ثاقب کے زیر استعمال تھا، دوسرا عباد کے، جبکہ ڈرائنگ روم میں حسام اور حمزہ چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے۔ چھوٹے سے لاؤنج میں صوفہ رکھ کر اور قالین بچھا کر اسے سٹنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ ساتھ ہی کچن تھا، جو اگر بہت بڑا نہ تھا تو بہت چھوٹا بھی نہ تھا۔ کچن میں ہی ایک طرف درمیانے سائز کی فریج اور ساتھ 4 کرسیاں اور ایک چھوٹا میز رکھا گیا تھا۔ وہ زیادہ تر یہاں کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ لاؤنج سے نکل کر چھوٹا سا گیراج تھا، جہاں ایک طرف پودوں سے سجے گملے رکھے گئے تھے اور ایک طرف 3 موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ایک ثاقب کے زیر استعمال تھی، دوسری عباد کی، جبکہ تیسری حسام اور حمزہ استعمال کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہی جمال برادرز کی جنت تھا، جہاں وہ بہت محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ثاقب فریش ہونے کے بعد کچن میں کھڑا سل بٹے میں شامی کباب کا آمیزہ پیس رہا تھا، جبکہ باقی تینوں بھی اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے اب کچن میں کھڑے سودا سلف ڈبوں میں ڈال رہے تھے۔ بھیا، ہر دفعہ میں ہی سحری کے وقت دہی لاتا ہوں، اس دفعہ اس حسام سے بولیں۔ حمزہ ثاقب سے سفارش کرتے بولا تو اس کی فرمائش پر حسام نے تنک کر اسے دیکھا۔ موٹے، تجھے زیادہ ضرورت ہے واک کی، پھیلتے جا رہے ہیں، اس لیے تجھے بھیجتا ہوں میں، تاکہ تھوڑی واک کر کے چربی کم ہو تیری۔ حسام اس کی تھوڑی سی بڑھتی جسامت پر طنز کرتا بولا تو حمزہ نے شکایتی نظروں سے ثاقب کی طرف دیکھا۔ حسام، مت تنگ کرو میرے شیر کو۔ حمزہ، تم مت جانا، میں لے آیا کروں گا دہی خود ہی، کیونکہ گلی کی نکڑ تک ہی تو جانا ہوتا ہے۔ ثاقب کی بات پر حسام نے خونخوار نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا، جیسے یہ سب اسی کا قصور ہو۔ اچھا، لڑنا بند کرو اور جا کر سو جاؤ، صبح وقت پر اٹھنا بھی ہے۔ عباد یار، اگر میں تمہارے ساتھ روم شیئر کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ تینوں کو تنبیہ کرتا آخر میں عباد سے مستفسر ہوا تو وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گیا۔
वो चारों हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि साकिब के कमरे में बैठी दिल आरा अपने नसीब पर अपने अल्लाह से शिकवे शिकायत में मगन थी। ये जाने बगैर कि अल्लाह ने उसका नसीब कितना प्यारा बनाया है, ये जाने बगैर कि ज़िंदगी उसके लिए कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। मेरी उम्र रोटियां बेलते ही गुजर जानी है शायद। अब बात की बात पर पानी पीते हमजा का बेसाख्ता कहका छूट गया। आपको किसने कहा था कि गोल मटोल परफेक्ट रोटियां बनाया करें? भाई, मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि कभी कोई काम सीधा मत करो, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से आ जाए वो फिर आपके पल्ले ही पड़ जाता है। मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जनूब, आंधी हो या तूफान, वो काम आपको हर हाल में ही करना पड़ता है। हसाम फ्राई शामी कबाब प्लेट में रखते हुए बोला तो ज़िंदगी में पहली बार अबाद को हसाम की बात से इत्तेफाक करना पड़ा। वैसे भैया, बाकी बातें छोड़ें, हमारी भाभी जान को एक सुघड़ शौहर तो ज़रूर मिल जाएगा। हमजा की बात पर अबाद हाथ में पकड़ा चिमटा ही उसके बाजू पर मार गया, जिसके जवाब में वो सी करके रह गया। चंद मिनटों में ही वो तीनों भाई टेबल सजा चुके थे। भैया, क्या आपकी स्टूडेंट सहरी नहीं करेंगी? उनको भी तो रोज़ा रखना होगा। हमजा की बात पर साकिब, जो कुर्सी पर बैठने ही लगा था, एकदम चौंक कर रुक गया। तुम लोग बैठो, मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि खाना उनके कमरे में ही दे आता हूँ। क्या पता वो हमारे साथ बैठकर खाना खाने को मुनासिब ना समझें। उनकी बात पर तीनों भाई मुत्तफिक होते सर हिला गए तो साकिब दिल आरा के लिए ट्रे सजाने लगा। दरवाज़ा खटखटाकर वो उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब चंद लम्हों के बाद ही वो दरवाज़ा खोल गई। सहरी कर ले। साकिब खाने से भरी ट्रे उसके सामने कर गया, जिसे वो बगैर कोई भी लफ्ज़ कहे थाम गई तो साकिब वहीं से वापस मुड़ गया। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दिलारा खाली बर्तनों वाली ट्रे लिए झिझकती हुई कमरे से बाहर निकली तो घर सुनसान पड़ा था। लड़के सब शायद नमाज अदा करने मस्जिद तक गए थे। वो किचन की तरफ गई तो किचन गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था। कुछ सोचकर वो कमीज़ के बाजू कोहनियों तक मोड़ती बर्तन धोने में जुट गई। बर्तन धोने के बाद वो स्लेब साफ करते वाइपर पकड़ गई। वो अभी किचन से वाइपर लगा रही थी जब बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। दिल आरा एकदम घबरा सी गई। नमाज अदा करने के बाद साकिब और अबाद, जो किचन साफ करने की खातिर किचन की तरफ ही आ रहे थे, दिल आरा को वहाँ देखकर रुक गए। वो, मैं बर्तन रखने आई थी और फारिग भी थी तो सोचा साफ़ कर दूँ। उनकी निगाहों का मतलब समझती वो अपनी वहाँ मौजूदगी की वजाहत देने लगी, जिसके जवाब में अबाद उसे हल्की सी मुस्कुराहट से नवाज गया, जबकि साकिब महज सर हिला गया। आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमें अपने भाई ही समझें। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं और इसे अपना ही घर समझें। जैसे चाहें आप रह सकती हैं। अबाद नरमी से शफकत भरे अंदाज में कहता, उसके सर पर हाथ रखता, अपने कमरे की तरफ चल दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दीजिएगा, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। साकिब संजीदगी से कहता वहाँ से अबाद के कमरे की तरफ चला गया तो दिल आरा की जान में जान आई। वाइपर लगाकर वो किचन से बाहर निकली तो सामने ही हसाम और हमजा खड़े नजर आए। कैसी हैं आपी आप? क्या हम आपको आपी बोल सकते हैं? हमजा उसकी तरफ देखते हिचकिचाकर पूछने लगा तो उसकी आंखों से छलकते इश्तियाक को महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराकर असबात में सर हिला गई। मुझे बहन का तो बहुत शौक है, पर आपको आपी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्यारी लड़कियों को मैं बहन नहीं बोल सकता यार। हसाम मुंह बनाता बेचारगी से बोला तो उसके अंदाज पर बेसाख्ता दिल आरा की हंसी छूट गई। आप रात देर से सोई थी तो अभी नींद आ रही होगी यकीनन आपको। अभी आप सो जाएं और हम सफाई कर लें, फिर यूनिवर्सिटी से आने के बाद हम आपसे ढेर सी बातें करेंगे। हमजा के इश्तियाक पर वो खूबसूरती से हंस दी। बाकी सब तो ठीक है, पर आप सफाई क्यों करेंगे खुद? दिल आरा के सवाल पर वो दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रह गए। बात कुछ यूं है हसीन आरा कि किचन का काम दोनों बड़े भाइयों के सुपुर्द है और बाकी घर की सफाई सुथराई का हम दोनों के सर। भाइयों के हिस्से का काम तो आपने कर दिया, पर हम बेचारों को तो अपने हिस्से का काम करना है ना। वो उसे पूरी तफसील बताता शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। नहीं, आप मत करें, मैं कर दूंगी, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। दिल आरा जल्दी से बोली तो हसाम झट से नफ़ी में सर हिला गया। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा मामूल है, हम झटपट कर लेंगे, आप फ़िलहाल आराम करें, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कतियत से कहते वो वहाँ से निकल गया। प्यारी आपी, आप अभी आराम करें, बाद में मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत काम कर दीजिएगा। अब अपने भाई की खातिर इतना तो कर ही सकती हैं ना आप। हमजा की बात पर वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई तो वो भी वहाँ से चल दिया।
उनके जाने के बाद वो भी कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग को वाकई सुकून की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दिल आरा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर वालों के साथ नॉर्मल हो चुकी थी। साकिब से उसका सामना बहुत कम होता था, इसलिए वो सुकून में थी। साकिब घर दाखिल हुआ तो उसे मामूल के बरअक्स काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। वो कमरे में जाने का इरादा तर्क करते किचन की तरफ ही चल दिया, क्योंकि वहीं से शोर सुनाई दे रहा था। हमजा के बच्चे, छोड़ो, तुम सारा ख़राब कर रहे हो, मैं कर लूँगी, तुम छोड़ दो, बराए मेहरबानी। किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होते उसे दिल आरा की झुंझलाई आवाज़ सुनाई दी। यार आपी, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि उल्टा मुझे ही डांट रही हैं। ये रोती बसोरती आवाज़ हमजा की थी। हसीन आरा, मैंने पहले भी कहा था कि ये चूज़ा काम बिगाड़ने में नंबर 1 है। आपको ही शौक चढ़ा हुआ था इस प्यारे बच्चे को साथ लगाने का। हसाम की चिढ़ाती आवाज़ पर जहाँ हमजा चीखा, वहीं दिल आरा, हसाम और अबाद ज़ोर से हंस दिए। साकिब हैरत भरी नज़रों से सामने नज़र आता मंजर देखने लगा, जहाँ दिल आरा कोई रेसिपी ट्राई कर रही थी और हमजा उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अबाद कुर्सी पर बैठा अपने आगे मेज़ पर रखी सब्ज़ी बना रहा था और हसाम शरबत बनाने के साथ साथ हमजा की टांग भी खींच रहा था। जाने क्यों पर सामने नज़र आता मंजर देखकर साकिब को खुशगवार सी हैरत हुई थी। हमजा सुनो, जब मैं कहूँ तब रोज़ा इफ्तार करना, आज इससे पहले नहीं। हसाम की संजीदा आवाज़ में सुनाई देते हुक्म पर हमजा नासमझी से उसकी जानिब देखने लगा। पर क्यों? वो दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आया था, क्योंकि पिछली मर्तबा भी तुमने फौदगी के ऐलान पर इफ्तारी कर ली थी। हसाम की बात के जवाब में जहां अबाद और ख़ुद हसाम का छत फाड़ कहका सुनाई दिया, वहीं दिल आरा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। साकिब के लबों को भी बेसाख्ता प्यारी सी मुस्कुराहट ने छू लिया। हमजा बेचारे की रूहान सी शक्ल देखने लायक थी। यार तब मैं बहुत छोटा था, आखिर कितनी मर्तबा इस बात की याद दहानी करवाओगे तुम? वो रूहान सा होकर बोला तो वो सब एक मर्तबा फिर से हंस हंस कर लोटपोट हो गए। खैर है, आज इतना रगड़ रगड़ कर शक्ल को क्यों चमकाया जा रहा है? तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं क्या? हसाम शीशे के आगे खड़े हमजा को जोर शोर से मुंह धोते देखकर बोला, तो जवाब में हमजा गहरी सांस खारिज करके रह गया। क्या बताऊं मेरे भाई, मुझसे मेरे दुख दर्द की वजह पूछकर मुझे आंसू बहाने पर मजबूर मत करो। हमजा की दुख भरी आवाज़ पर हसाम उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर समझते हुए सर हिला गया। ठीक है, नहीं पूछता, जैसे तुम्हारी मर्जी। हसाम कंधे उचकाकर बोलता वहां से जाने लगा तो उसकी बात पर हमजा के चेहरे के जाविये बिगड़े। बेखैरत इंसान, झूठे मुंह ही पूछ लेता, मैं तो बस मिसाल दे रहा था। अच्छा ये छोड़ और मेरा दुख सुन। वो हसाम को कोसता आखिर में खुद ही अपने दुख सुनाने लगा, क्योंकि उसे अपने से साल बड़े भाई से पूरी उम्मीद थी कि इसका गम बांटे बगैर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाएगा। बक भी दे अब। हसाम उसके कंधे पर 2 हथौड़ मारते बोला तो हमजा कराह कर रह गया। एक तो सबका बस सिर्फ घर की छोटी औलाद पर ही चलता है। आज मैं क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास से निकल रहा था जब आमना ने मुझे पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया कि आखिरकार उसे मेरी मोहब्बत महसूस हो ही गई जो मुझे पुकार बैठी। हमजा की बात पर हसाम भी अब की बार मुतजस्सिस होता उसके नज़दीक हुआ। अच्छा फिर? हसाम की इश्तियाक भरी आवाज़ पर हमजा उसका बाजू अपने कंधे से हटा गया। मेरे करीब आकर बहुत प्यार से बोली कि हमजा भाई, आपका रंग तो मज़ीद काला पड़ता जा रहा है। मेरी मानकर सुबह शाम साबुन से मुंह धोने के बाद फेयर एंड लवली की क्रीम लगाएं, देखिएगा रंगत में कदरे अपाका होगा। बात पूरी हुई तो आमना ये जा वो जा। हमजा की पूरी बात सुनते हसाम हंस हंस कर दोहरा होता लाउंज में मौजूद सोफे पर गिर गया। उसका रद्द-ए-अमल देखते हमजा को अफसोस हुआ कि क्यों इस कमीने के कमीनेपन को जानते बूझते अपने दिल की बात उससे कर गया। सही जा रहा है भाई, मेरे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी वो काम नहीं कर पाते जो काम औरत का ताना कर जाता है। हसाम हमजा को छेड़ता एक बार फिर बेलगाम हंसने लगा, जबकि उसकी मनहूसपन पर हमजा उसे हाथ से इशारे से लानत नवाजता तौलिए से मुंह खुश्क करता कमरे में गायब हो गया। आखिर हसाम की कमीनी नज़रों से बचना जो था, वो अपने दोस्त जैन के दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर घर वाले शायद सो चुके थे। अबाद को कोफ्त होने लगी। वो वापस मुड़ने ही वाला था जब एकदम दरवाज़ा खुल गया।
दरवाज़ा तो खुल चुका था, पर दरवाज़ा खोलने वाला शायद सुलेमान टोपी पहनकर खड़ा था, जो अबाद को नज़र नहीं आ रहा था। जी, किससे मिलना है आपको? मधुर सुरीली आवाज़ में सवाल सुनते अबाद एकदम चौंक सा गया। किस कदर मीठी और दिल सोज आवाज़ थी। मैं जैन का दोस्त हूँ अबाद। जैन ने इफ्तारी का सामान भेजा है लेने। जाने क्यों, मगर आज पहली दफ़ा वो किसी सनफे नाजुक की झलक देखने को बेताब हुआ था। उसकी बात सुनते अगले ही पल एक नरमो नाजुक सा हाथ दरवाजे से बाहर आया था। उसके हाथ की खूबसूरती और नाजुकी देखने को दिल और भी मचला था। दीदार के लिए जी भाई ने बताया था, लाएं पकड़ा दीजिए। वही मीठी सी आवाज़ दोबारा सुनते आवाज़ चौंक कर हवासों में लौटा और हाथ में पकड़े शॉपर आगे बढ़ा गया, जिसे वो अगले ही पल थाम कर धीरे से दरवाज़ा बंद कर गई। शर्म कर अबाद, तेरे दोस्त की बहन है। उसका इल्ज़ाम तो अब तो शैतानों पर भी नहीं डाल सकता, वो भी कैद है। उफ, ये नफ्स भी ना, बेलगाम हमारा नफ्स होता है और इल्ज़ाम हम शैतान पर लगा देते हैं। चल बेटा, भूल जा कि अभी तूने कुछ देखा है। खुद से कहते वो दूसरी गली में मौजूद अपने घर की तरफ चल दिया। आपी, ये क्या बना रही हैं आप? हमजा के सवाल पर दिल आरा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो दोनों इस वक्त किचन में खड़े इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। हसाम दही लेने दुकान तक गया था और अबाद अपनी दोस्त की तरफ गया हुआ था, जबकि साकिब इफ्तारी की चंद मिनट पहले ही घर आता था। सूप बना रही हूँ, वो मुस्कुराकर बताती वापस चूल्हे की तरफ मुतवज्जो हुई। इतनी गर्मी में सूप क्यों पियेंगे हम? हमजा अचंभे से पूछने लगा। रोज़े की वजह से हमारा मैदा खाली होता है, ऐसे में हम इफ्तारी में जब एकदम ठंडा शरबत पीते हैं तो ख़राबी पैदा होती है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले खजूर और थोड़ा सा सूप पीकर इफ्तारी कर लें तो बेहतर रहेगा। दिल आरा की बात पर हमजा मुत्तफिक होते सर हिला गया। इफ्तारी के बाद लड़के नमाज़ पढ़ते मस्जिद में चले गए, जबकि दिल आरा भी नमाज़ पढ़कर किचन साफ़ करने लगी। कुछ देर बाद वो सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मान लें फिर हसाम से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता इस घर में। हसाम चाय की चुस्की भरता फर्जी कॉलर उचकाकर बोला, तो ना चाहते हुए भी सबको मानना ही पड़ा, क्योंकि घर में सबसे अच्छी चाय हसाम ही बनाता था, इसलिए शाम की चाय की जिम्मेदारी उसकी थी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमजा गहरी आह भरते बोला तो दिल आरा की हंसी निकल गई। उसकी यूं एकदम हंसने पर बेसाख्ता ही साकिब की नज़रें उस पर उठी थीं, पर अगले ही पल अपनी बेसाख्तगी को कोसता नज़रें फेर गया। इन बेढंगों को छोड़े भैया, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। अबाद संजीदगी से बोला तो साकिब चाय का आखिरी घूंट भरता खाली कप मेज़ पर रखते अबाद की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं सोच रहा था घर में इफ्तारी रख लेते हैं, आस पड़ोस के लोग हो जाएंगे, क्या ख्याल है? अबाद की बात पर बाकी सब भी संजीदा होकर बैठ गए। ख्याल तो अच्छा है बहुत, इशा की नमाज के बाद बैठकर हिसाब लगा लेते हैं कितना खर्चा आएगा और सब कैसे मैनेज करना है। साकिब संजीदगी से बोला तो अबाद सर हिला गया। भैया, मैंने और हमजा ने भी इसी मकसद के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, हम भी हिस्सा डालेंगे। हसाम की बात पर हमजा सर हिला गया, जबकि साकिब और अबाद इन दोनों की जानिब देखने लगे। हसाम, मैं और आबाद मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों की पॉकेट मनी मिलती है बस, और वो इतनी जिसमें गुजारा हो सके बस, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। साकिब की बात पर हमजा उठकर उसके साथ बैठ गया। प्लीज़ भैया, हमने बहुत खुशी और शौक़ से इस मकसद की खातिर पैसे जमा किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर हम भी इस कार खैर में हिस्सा डाल सकें। साकिब मुस्कुराता हुआ हमजा के बाल बिगाड़ गया। मेरी जान, जो कुछ मेरा है वो सब आपका ही है, लेकिन तुम दोनों की खुशी की खातिर ऐसे ही कर लेंगे जैसे तुम लोग चाहो। अब खुश? वो नरमी से कहता हमजा के बाद हसाम पर नज़र डालता मुस्तफसिर हुआ तो दोनों खुशी से सर हिला गए। चलो अब नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद के लिए निकलते हैं। दिल आरा दरवाज़ा बंद कर ले आकर आप। साकिब की बात पर वो तीनों भाई उसकी तकलीद में वहाँ से निकले तो दिल आरा भी दरवाज़ा बंद करने की खातिर उनके पीछे चल दी। वो बहुत पुरसकून थी ये जाने बगैर कि आने वाले चंद दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या सामने नज़र आने वाला मंजर झूठ है? हमजा की सदमाती आवाज़ पर डस्टिंग करती दिल आरा मुड़कर उसकी आवाज़ की सिमत देखने लगी, फिर अगले ही पल हंस दी। हसाम, जो बहुत शौक से नई टोपी पहनकर कमरे से बाहर निकला था, उसके अंदाज पर बुरी सी शक्ल बना गया। सारा साल दूसरों को टोपी करवाने वाले भी रमज़ान के महीने में खुद टोपी पहन लेते हैं, वहाँ मौला तेरी शान।
आबाद पीछे से हसाम के कंधे पर हाथ रखते बोला तो महफिल एकदम ज़ाफ़रान बन गई। बस यही हमारी पाकिस्तानी अवाम का हाल है। ज़रा सा कोई अच्छा काम शुरू कर दें, इस बेचारे को इतना ज़लील कर देते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मैं तो बुरा ही अच्छा था, अच्छाई का काम शुरू करके शायद जुर्म कर दिया मैंने। उसकी बात पर वो तीनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भाई एक बात तो मानना ही पड़ेगी। आबाद की बात पर वो तीनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। हसाम है तो पूरा खच्चर, पर कभी कभी बात सच्ची कर जाता है। आबाद की बात पर हसाम का मुंह रोने वाला बन गया। बस करें भाई, आप अब मज़ीद तंग मत करें हसाम भाई को, ये तो मेरे सबसे अच्छे भाई हैं, दिल आरा उसे पुचकारते बोली। तो बजाय खुश होने के हसाम का मुंह ऐसे बन गया जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। हसीन आरा, कितनी दफ़ा समझाना पड़ेगा कि मैं खूबसूरत लड़कियों का भाई नहीं बनता। वो सर पीटते बोला तो पास खड़े हसाम ने रखकर उसकी गर्दन पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की वजह से उसकी सर पर पहनी टोपी नीचे गिरने लगी, जिसे वो जल्दी से थामकर पीछे मुड़ता नाराज़गी भरी निगाहों से आबाद की तरफ देखने लगा। मानता हूँ कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं, पर कम अज़ कम मेरे सर पर पहनी गई इस नई नुकोर टोपी की ही इज्जत कर लें। उसकी बात पर हमजा और दिल आरा हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। अगर आप लोगों का हो गया हो तो क्या इस नाचीज़ को मुदाखलत की इजाज़त है? कब से लाउंज के दरवाजे पर खड़ा साकिब संजीदगी से बोला तो वो चारों एकदम अच्छे बच्चे बनकर खड़े हो गए। हसाम, तुम्हें मैंने नाई का पता करने को बोला था, इसे सब समझा दिया कि कल क्या क्या और किस मिकदार में बनाना है। उसके सवाल पर हसाम झट से सर हिला गया। जी भैया, सब समझा दिया, वो कल जुम्मा के फ़ौरन बाद आ जाएगा, फिर देख लेगा वो सारा इंतज़ाम। हसाम की बात पर वो सर हिलाते आबाद की तरफ मुतवज्जो हुआ। फ्रूट्स का फाइनल कर लिया? वो आबाद से सवाल करता चंद कदम आगे आया तो दिलारा वहाँ से खिसकने लगी, जब साकिब हाथ के इशारे से उसे रोक गया। वो वहीं खड़ी रह गई। जी मैंने बात कर ली है रफ़ीक चचा से, वो पैकेट्स बनाकर इफ्तारी से पहले पहुंचा देंगे और शरबत हम घर में तैयार कर लेंगे। दिल आरा बहुत अच्छा मिंट मार्गरीटा बनाती है, इसलिए ये काम इनके सुपुर्द है। आबाद की बात पर वो गहरी नज़र सामने खड़ी घबराई सी दिल आरा पर डाल गया। बाहर किसी से राब्ता कर लो, इन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी इन्हें इफ्तारी में आने वाली ख़वातीन को देखना होगा। एक गहरी नज़र उस पर डालकर वो अपनी नज़र उस पर से हटा गया। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मैं आसानी से मैनेज कर लूँगी, आबाद भैया को मैंने ही बोला था। इससे पहले कि आबाद कोई जवाब देता वो खुद ही बोल पड़ी, जिस पर साकिब दोबारा उसे देखते सर हिला गया। और हमजा, तुम्हारा काम हुआ? अब हमजा की बारी थी। जी भैया, मैं खजूरें ले आया हूँ, किचन में रखी हैं, आप चेक कर लें। और हाँ, समोसों का ऑर्डर भी दे आया हूँ, कल वक्त पर उठा लाऊंगा। हमजा के पुरजोश होकर जवाब देने पर साकिब मुस्कुराकर उसका गाल थपथपा गया। मुझे पता था मेरा शेर अपना काम पूरे जिम्मेदारी से करेगा। उसकी बात पर हमजा सरशार होते मुस्कुरा दिया। दिल आरा, ये मैं आपके लिए कुछ कपड़े और जूते लाया हूँ, चेक कर लें। वो हाथ में पकड़े 3 बैग दिल आरा की तरफ बढ़ाते बोला तो वो झिझकती हुई उसके हाथों से बैग थाम गई। इसकी क्या ज़रूरत थी सर, मेरे पास पहले से मौजूद हैं, आपने तकल्लुफ़ किया। वो बिलावजह दुपट्टा सही करते बोली। वो साकिब नफ़ी में सर हिला गया, जबकि बाकी तीनों भाई आंखों ही आंखों में एक दूसरे को शरीर इशारे कर रहे थे। ज़रूरत महसूस हुई ही तो लाया और कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो बिला झिझक बोल दीजिएगा, मुझसे नहीं तो इन तीनों में से किसी से। उसकी बात पर वो महज सर हिलाती अगले ही पल वहाँ से 9-2-11 हो गई। उसके जाने के बाद साकिब इन तीनों की तरफ मुतवज्जो हुआ। बाज आ जाओ तुम तीनों, मुझे सब नज़र आ रहा है। उसकी तंबीह पर आबाद तो अगले ही पल वहाँ से खिसक गया कि हसाम और हमजा खुशियाने होकर हंस दिए। साकिब नफ़ी में सर हिलाते कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ईशा का वक्त हो रहा था। वो किचन में खड़ी सामान सेट कर रही थी जब बाहर शोर सुनाई दिया। सब काम वहीं छोड़ती वो बाहर की तरफ चल दी। क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे हो? वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी लाल पीले होते हमजा को देखकर नासमझी से पूछने लगी। आप ही, मुझे नहाना था, यह हसाम कब से लेटा मेरा गेम खेल रहा था, इसे मैंने कहा भी था नहा लो, बाद में मुझे नहाना है, तब ये उठा नहीं, और अब जब मैं नहाने लगा हूँ तो ये बाथरूम में नहाने दफान हो गया है। हमजा बेचारा रोने वाला हो चुका था। मेरी जान, तुम मत खपो, अब तुम्हारे चीखने से वो बाहर थोड़ी ना आ जाएगा नहाने से पहले। अब वो प्यार से हमजा को समझाते बोली तो वो एक आखिरी मर्तबा दरवाजे को ज़ोरदार थप्पड़ मारता वहाँ से हटकर कमरे की तरफ बढ़ गया। मोटे, अगर दरवाज़ा टूट गया तो अपनी जेब से सही करवाएगा क्या?
बाथरूम में मौजूद हसाम की आवाज़ सुनती दिल आरा नफ़ी में सर हिला गई। इनका वाकई कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद हसाम निकलकर कमरे में बंद हुआ तो वो हमजा को आवाज़ देने लगी कि आकर नहा ले। हसीन आरा, ये शलवार में नाड़ा तो डाल दो जल्दी से। हसाम ने कमरे से आवाज़ लगाई तो दिल आरा उसकी तरफ चल दी, जो बाजू दरवाजे के बाहर निकाल कर खड़ा था जिसमें शलवार पकड़ी थी। वो नाड़ा डालकर शलवार हसाम को पकड़ाकर अभी हटी ही थी जब किचन से हमजा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी जहाँ हमजा अपने बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ा था। क्या हुआ हमजा? उसके सवाल पर हमजा को समझ न आई क्या जवाब दे। अब इस खबीस के काम देखे आपने? गीज़र बंद था तो मैंने पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखा था, जो इस जलील ने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं कैसे नहाऊं? हमजा की बात पर दिल आरा को हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। मैं आज इस आस्तीन के सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमजा गुस्से से तनपन करता कमरे की तरफ बढ़ा। तब तक हसाम अंदर से लॉक लगा चुका था। हमजा जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। दिलारा परेशान नजरों से उसे देखने लगी। साकिब और अबाद भी घर नहीं थे, जो इन दोनों को बाज रख लेते। हमजा, वो अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जानते तो हो तुम इसे। जुमा होने वाला है मेरे भाई, जैसा भी पानी है नहा लो, अब मजीद वक्त ज़ाया मत करो। वह हमजा को पुचकारते बोली तो वो बेचारा चारों नाचार नहाने चल दिया, वो भी ठंडे पानी से। दिल आरा लफी में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर आए ना। वो जो बेड पर बैठी परेशानी से हाथ मसल रही थी, हमजा की बात पर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हमजा, बाहर सब औरतें बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रही हैं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। उसके रूहान से अंदाज पर हमजा ने उसे देखा, जो बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान सी थी। अपने भाइयों के होते आपको कैसी परेशानी, चलें शाबाश बाहर आएँ। वो बगैर उसकी एक बात भी सुने उसका हाथ पकड़ते उसे अपने साथ कमरे से बाहर लाउंज में ले आया, जहाँ औरतों के लिए एहतमाम किया गया था। कुछ औरतों ने बहुत चुभती नज़रों से हमजा के हाथ में दबा दिल आरा का हाथ देखा था। ये लड़की कौन है? मोहल्ले की सब बच्चियों से वाकिफ़ हूँ मैं, पर यह लड़की पहली मर्तबा देखी है। वही हुआ जिसका दिल आरा को डर था। एक खातून ने यह सवाल कर ही डाला था। इफ्तारी भी होने वाली थी और वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद थी, पर हमजा ने उसे मुश्किल में ही फंसा दिया। हाँ नाहिद बहन, मैं भी यही पूछ रही थी सबसे, पर किसी को इल्म नहीं। जिस तरह इस घर के लड़के के हाथों में हाथ डाले दीदा दलेरी से खड़ी है, कहीं कोई गहरा रिश्ता लगता है। एक और औरत की बात पर अब के दिल आरा का रंग सफ़ेद पड़ा और वो तेज़ी से हमजा के हाथ से अपना हाथ निकाल गई। हाँ, अमजद भी बता रहा था कि लड़कों ने एक लड़की रखी हुई है घर पर। एक और तीर चला था जो सीधा दिल आरा के सीने में पेवस्त हुआ था। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आती किसी मासूम के मुतल्लिक ऐसी बात करते हुए? आप भी बेटियों वाले हैं, सब खुदा का खौफ खाएं कुछ। हमसा इन सब की बकवास सुनते एकदम भिपर गया था। ओ भाई, मासूम और शरीफ लड़कियां यूं चार चार गैर लड़कों के दरमियान नहीं रहती, और ऐसी लड़की को हमारी मासूम बेटियों से मत मिलाओ। शोर एकदम बढ़ा तो साकिब, अबाद और हसाम, जो ड्राइंग रूम में मर्दों के पास थे, वो भी जल्दी में लाउंज में आ गए, और महज एक पल लगा था इन्हें मौजूदा सूरत हाल समझने में। हाँ सही कह रही हो बहन, ये कौन सा शराफत है कि अकेली खूबसूरत और जवान लड़की तन तनहा चार गैर मर्दों के दरमियान रह रही है। और अल्लाह जाने कितनी दफ़ा मुंह खाला वो औरत बोल ही रही थी कि हमजा और हसाम एक साथ धाड़ते उसे खामोश करवा गए। किसी पर बहकान बांधने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप में से हर एक के घर का पर्दा खोल सकता हूँ, पर इतना बेगैरत और बेज़मीर नहीं हूँ। बोलते बोलते हमजा का सांस फूल गया। और जिस लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही है ना, आप जानती भी हैं ये कौन है? ये साकिब भैया की होने वाली बीवी और हम तीनों की बहन है। हसाम की बात पर मोहल्ले वालों का तो क्या, खुद घर वालों का मुंह खुल गया। साकिब दिल आरा साकिब को और अबाद और हमजा मुंह खोले हसाम को देख रहे थे, पर अगले ही पल वो सब अपने तासरात दुरुस्त कर चुके थे। महज दिल आरा थी जो होंक बनी सब देख रही थी। अगर ये साकिब की मंग है तो तुम लोगों के घर क्या कर रही है? उसके माँ बाप और बाकी घर वाले कहाँ हैं? लोगों की तसल्ली कहाँ होनी थी भला? भाभी के माँ बाप का इंतकाल हो गया और ये अकेली थी तो हम इन्हें यहाँ ले आए। वैसे भी इस एतवार को निकाह है, फिक्र मत करें, आप लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। मज़ीद कुछ सुनना बाकी है? वो एक के बाद एक धमाका करता सुकून से सीने पर हाथ बांधे सवालिया नज़रें सब पर दौड़ा गया।
अपने सवाल के जवाब में उसे महज खामोशी ही मिली थी। आज़ान होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, बैठ जाइए आप सब, और तुम तीनों मेरे साथ आओ, साकिब संजीदगी से बोलता। इन्हें अपने साथ आने का कहता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो वहीं खड़ी थी जब हिजाब किए एक लड़की उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांदनी हूँ, अबाद भाई के दोस्त की बहन। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, क्या हम कमरे में जा सकते हैं? इस लड़की की नरम खूबसूरत आवाज़ पर वो बेसाख्ता सर हिलाती उसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। ये सब क्या था हसाम? साकिब की ज़रूरत से ज़ायद संजीदा आवाज़ पर हसाम ने थूक निकलते बाकी दोनों की तरफ देखा, पर वो यूँ हो गया जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। भैया वो दरअसल, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता दिल आरा की खौफनाक चीख सुनते सब उसके कमरे की तरफ भागे। सबसे आगे साकिब, उसके पीछे अब्बाद और उसके पीछे हमज़ा और हसाम थे। वो कमरे में पहुँचे तो दिल आरा बेड पर खड़ी आंखें बंद किए चीखती चली जा रही थी। क्या हुआ दिल आरा? साकिब ने तशवीश से इस्तफसार किया तो उसकी आवाज़ सुनते ही वो पट से आंखें खोलती, तीर की तेज़ी से बेड से उतरकर साकिब की तरफ भागती, उसका बाजू पकड़कर उसके साथ खड़ी हो गई। वो मैं बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी जब वो एकदम बाथरूम में आ गया। वो जो उसके भीगे वजूद के अपने करीब तर खड़ा होने पर खफगी का शिकार था। दिल आरा की बात पर उसका चेहरा पल भर में सुर्ख पड़ गया। कौन था वो दिल आरा की गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाता सख्त तेवर लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा, जबकि पीछे वो तीनों भाई सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। साकिब एक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे खाली पाया। यहाँ कोई भी नहीं है, बताओ दिलारा कौन था? वो वापस आते दिलारा के करीब खड़ा होता लहू रंग आंखों समेत बोला तो उसके ऐसे तेवर पर तीनों भाइयों के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। वो बाथरूम में ही था, मैं बाहर आई तो मेरे पीछे ही बाहर आ गया, अभी मेरे सामने बेड के नीचे गया है। वो खौफजदा नज़रों से बेड के नीचे फर्श को देखते बोली तो साकिब नासमझी से उसकी नज़रों के ताकुब में देखने लगा। भैया, ये हमज़ा के सच्चे पक्के यार की बात कर रही है, हसाम लापरवाही से बोला तो उसके जवाब पर साकिब को झटका लगा। मतलब ये सारा खौफ और चीखों पुकार महज एक कॉकरोच की वजह से थी। साकिब ने अपने भाइयों पर एक बेबस नज़र डाली जो हंसी छुपाने की जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। दिल आरा, वो एक छोटा सा कीड़ा आपका क्या बिगाड़ लेता जो आप उससे इस कदर खौफजदा हैं? वो तहम्मुल से मुसफिर हुआ तो दिल आरा शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। घर में कीड़े मार पाउडर नहीं पड़ा क्या? उसने डरते डरते साकिब से नज़रें चुरा कर हसाम और हमज़ा की तरफ देखकर पूछा। नहीं, हम कॉकरोच के इतने नखरे नहीं उठाते, आज पाउडर देंगे तो कल परफ्यूम मांगने लगेगा। ये कहाँ लिखा था कि हसाम सीधा साधा जवाब दे देता। उसके जवाब पर अब्बाद ने उसकी गर्दन पर रखकर एक थप्पड़ मारा जिस पर वो बिलबिला कर रह गया। मैं कॉकरोच के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, वो रोहानसी होते बोली तो उसकी अजीबोगरीब बात पर हमज़ा और हसाम की हंसी छूट गई, जबकि अब्बाद भी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करने लगा। साकिब ने एक कड़ी निगाह इन तीनों पर डाली तो वो शरीफ बनकर खड़े हो गए। ओके, फिर मुझसे निकाह कर लें ताकि इस काकरोच के बजाय आप मेरे साथ कमरे में रह सकें। उसके खिलाफ तवक्को बात पर जहां दिल आरा की आंखें फैल गईं, वहीं तीनों भाई भी मुंह खोले अपने मिसने भैया को देखने लगे। जी? वो होंक बनती पूछने लगी तो उसके चेहरे के तासरात पर साकिब मुस्कुराहट रोकने की खातिर लब भींच गया। हाँ जी, साफ लफ्ज़ों में पूछता हूँ मोहतरमा, क्या आप मेरे 3 अदद छोटे भाइयों की बड़ी भाभी बनकर मुझे अपना शुक्रिया अदा करने का मौका देंगी? उसके सवाल पर जहां तीनों भाई होश में आते सीटी बजाने लगे, वहीं दिल आरा का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। हसाम आपके कमरे से अभी कॉकरोच निकाल देता है और आप सुबह तक सोचकर अपने जवाब से आगाह कर दीजिएगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्बत जवाब ही देंगी। अपनी बात मुकम्मल करते वो कमरे से निकल गया तो उसके पीछे ही अबाद भी दिल आरा के सर पर मुस्कुराकर हाथ रखता कमरे से निकल गया, जबकि हसाम और हमजा ने दिल आरा को छेड़ छेड़ कर उसका बुरा हाल कर दिया, इतना कि वो बेचारी कॉकरोच की मौजूदगी और उसका खौफ ही भूल गई। जैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो 2 दिन से अस्पताल में दाखिल था। जैन की एक ही बहन और अम्मी थी बस, वालिद हयात नहीं थे। 2 दिन से अबाद अस्पताल में ही घनचक्कर बना हुआ था। अभी भी उसकी अम्मी अस्पताल थी। उन्होंने अबाद को घर से जैन के लिए सूप लेने भेजा था जो चांदनी बना चुकी थी।
वो जैन के घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाते उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जी कौन? वही मीठी आवाज़ आबाद के कानों से टकराई तो उसे अपनी रूह तक को सुकून फैलता महसूस हुआ। जैन और आबाद मोहल्लेदार होने के साथ बचपन के दोस्त भी थे, पर ये दोस्ती घर के बाहर तक ही महदूद थी। चांदनी पर्दा करती थी, इसलिए आबाद कभी उसका चेहरा देख नहीं पाया था, पर वो उसकी खूबसूरत आवाज़ और नाजुक से मोमी हाथों का दीवाना था। उसे पता था ये लड़की हसीन तर थी। आबाद को पता ही न चल सका कब उसके दिल में चांदनी के लिए मोहब्बत पैदा हुई। मोहब्बत हमारे अख्तियार में थोड़ी हुआ करती है, ये तो कभी भी किसी से भी हो जाया करती है। बस आबाद जमाल को भी चांदनी अलियास से मोहब्बत हो गई थी। ना जाने कब। मैं हूँ आबाद। उसके जवाब पर वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल गई। आप रुके, मैं खाने के बैग लेकर आती हूँ, अपनी अजली नरम आवाज़ में कहती वो फिर से दरवाज़ा बंद करती पलट गई। उसकी वापसी ठीक 2 मिनट के बाद हुई थी। शायद वो पहले ही खाना पैक करके रख चुकी थी। घर के अधखुले दरवाजे से एक मोमी हाथ बाहर आया तो आबाद की आंखें उसके नाजुक हाथ पर जम सी गईं। किस कदर खूबसूरती से तराशा था ऊपर वाले ने उसके हाथों को। ये पकड़ने भाई। उसकी रोई सी आवाज़ पर वो जहाँ होश में आता खुद को मलामत करता अपनी नज़रें हटाकर बैग पकड़ गया। वहीं उसके भाई कहने पर उसके मुंह के जाविये बुरी तरह बिगड़ गए, यूं जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। उसके बैग पकड़ने की ही देर थी कि वो फिर से दरवाज़ा बंद कर गई। कोई नहीं आबाद बेटा, तेरा वक्त भी आएगा। मुंह में बुड़बुड़ाता वो सामने खड़ी अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया, जबकि लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चमक रही थी, जो यकीनन किसी के खुशगवार ख्याल की अलामत थी। हसाम उठो जल्दी, हरी मिर्चें और पुदीना ख़त्म हो गया है, पहले वो ला दो। वो लाउंज में सोफे पर नीमदराज मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब दिल आरा उसके पास आते हुक्म सुना गई। ये लेवल ख़त्म होने वाला है, फिर ला देता हूँ। वो न्यूज़ गेम में मगन था। लेकिन मैं इफ्तारी बना रही हूँ, मुझे अभी चाहिए, वक्त बहुत कम रह गया है। उसकी बात पर हसाम ने एक दफ़ा नज़र उठाकर उसे देखा, फिर वापस मोबाइल में गुम हो गया। यार मैं गेम खेल रहा हूँ, आप हमजा को भेज दें। उसकी बात पर दिल आरा उसे घूर कर रह गई। पहले उसे ही बोला था, पर वो अपने दोस्त की कॉल पर बाहर निकल गया है, ना जाने कब तक वापस आए। वो उसे बताती एक नज़र घड़ी पर डाल गई, जहाँ इफ्तारी में थोड़ा वक्त ही रहता था। बस बात भैया से बोल देना। फिर उसकी लापरवाही पर दिल आरा दांत किचकिचा कर रह गई। आबाद भैया अस्पताल गए हैं, इफ्तारी बाहर ही करेंगे आज, तुम उठ रहे हो या लगाऊं एक थप्पड़। हसाम के कहने पर ही वो उसे नाम से ही पुकारती थी। अब चंद दिनों में वो यूं सब में घुल मिल गई थी जैसे हमेशा से यहीं रहती हो। अच्छा, फिर आपके होने वाले सरताज घर आने ही वाले हैं, इनको कॉल करके बोल दें, वो ले आएंगे। हसाम की फजूल गोई पर वो कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब वाकई बस साकिब वाला ऑप्शन ही बचा था। या अल्लाह, वो लड़कों के शोर पर जैसे ही किचन से बाहर निकली, सामने नजर आता मंजर देखकर चीख उठी। हमजा के सर और बाजू पर पट्टी बंधी थी, जबकि पाँव भी जख्मी था। चेहरा खराशों से पुर था। हसाम और एक और लड़के ने उसे सहारा दे रखा था। ये क्या हुआ इसे हसाम? वो तेज़ी से उसके करीब आती, उसका चेहरा नरमी से छूती, तड़प कर हसाम से पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है हसाम, इसे कमरे में ही ले चलते हैं। साकिब इन दोनों के पीछे ही घर में दाखिल हुआ था और साफ जाहिर था कि इस मामले से ला इल्म नहीं। दूसरा लड़का घर से बाहर निकल गया तो साकिब और हसाम उसे सहारा देते कमरे में ले गए। दिल आरा भी तेज़ी से उनके पीछे ही गई थी। साकिब और हसाम उसे बेड पर बिठाकर पीछे हटे तो दिलारा हमजा के पास बैठ गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वो आंखों में आंसू लिए हमजा से पूछने लगी तो वो तीनों भाई उसे देखकर रह गए। आप यार, आप रो क्यों रही हैं? एकदम ठीक हूँ मैं। ये हल्की फुल्की चोटें आपके भाई का क्या बिगाड़ लेंगी? मैं यहाँ हंस रहा हूँ और आप रो रही हैं। वो तकलीफ में था पर उसे पुरस्कून करने के लिए हंसकर बोला तो दिल आरा उसे घूर कर रह गई। मुझे सब नज़र आ रहा है, कितनी लगी हैं और कितनी नहीं। अजान होने वाली है, मैं जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। और हसाम, तुम यहाँ कमरे में ही बर्तन रखो, हम आज यहीं इफ्तारी कर लेंगे। हसाम को हुक्म देती वो हमजा का गाल थपथपाकर उठ गई। इफ्तारी के बाद वो सब हमजा के पास ही बैठे चाय पी रहे थे जब साकिब एकदम दिल आरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। दिल आरा, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मैं मुंतज़िर हूँ। साकिब एकदम दिल आरा से मुसस्सर हुआ तो उसका सांस जैसे रुक सा गया। क्या आप मेरी ज़ौजियत में आना पसंद करेंगी? वो एक दफ़ा फिर से अपना सवाल दोहरा गया। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।
चंद लम्हे खामोशी की नज़र करने के बाद वो बोली भी तो क्या, वजह? वो जैसे बहुत ज़ब्त से पूछ रहा था। क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो इन सब पर धमाका करती शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई, जबकि इन तीनों भाइयों की आंखों में तैरती बेयकीनी वाज़े थी। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमजा की बेयकीन आवाज़ निकली थी। इन सब की आंखों में तैरती बेयकीनी देखकर दिल आरा का दिल किया ज़मीन में गड़ जाए। आंसू तेज़ी से आंखों की सतह गीली करने लगे थे। दिल आरा, बेहतर होता अगर आप आधी सच्चाई की जगह पूरी सच्चाई बयान करती। साकिब की पुरस्कून आवाज़ पर दिल आरा ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी भीगी सुर्ख आंखें देखता साकिब बामुश्किल ही नज़रें उस पर से हटा पाया। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली तो साकिब सुकून से अपने बाजू सीने पर बांधता इजी होकर बैठ गया, जबकि बाकी सब की सवालिया नज़रें उस पर ही जमी थीं। अब शायद आपको शादीशुदा लफ्ज़ की जगह बेवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। साकिब की बात पर दिल आरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कैसे जानता था उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच? क्या तीनों भाई एक कोर्स में चीखे थे? मोहतरमा दिल आरा साहिबा 10 साल की उम्र में ही बगैर रुखसती के बेवा हो चुकी थी। उसके इंकशाफ पर दिल आरा जब्त से आंखें मीच गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हसाम के हल्क से फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई थी। दिल आरा ने गहरा सांस भरते नज़रें झुकाकर बोलना शुरू किया। वो बहुत छोटी थी जब यतीम हो गई। माँ बाप का साया सर से उठ गया तो चचा अपने पास ले आए। चचा को बहुत मोहब्बत थी अपनी भतीजी से, इसलिए चंद साल गुजरे। इनका बेटा अहमद 18 का और दिल आरा 10 साल की ही हुई तो चचा ने अपनी बीवी की मुखालफत के बावजूद दोनों का निकाह कर दिया ताकि भाई की निशानी हमेशा अपने पास रख सके। निकाह के कुछ रोज़ बाद की बात थी जब अहमद कॉलेज से वापसी पर एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। नन्ही सी दिल आरा पर इतनी सी उम्र में ही मनहूस का ठप्पा लग गया। चची ने जीना दो भर कर दिया था। दिल आरा 18 की हुई तो चचा की दहलीज चुपके से पार कर गई। तब से अब तक हॉस्टल्स के धक्के खाती उम्र गुजर गई जब एक हसीन हादसे के तौर पर वो इन मुखलिस लोगों तक आ गई। वो चुप हुई तो हसाम उठकर उसके करीब बैठते उसके सर पर हाथ रखता उसे आंसू बहाने से बाज रखने लगा। आपी, इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं था। लोगों की गंदी सोच का इलाज कहाँ किया जा सकता है? हमजा की बात पर वो सर हिलाती सर झुका गई। फिर क्या डेट फिक्स करें निकाह की? साकिब की बात पर दिल आरा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। आंखें शौक से फैली हुई थी। भैया, मेरे ख्याल से कल का दिन ही बेस्ट है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? हसाम की बात पर साकिब संजीदगी से सर हिला गया। लेकिन मैं दिल आरा ने कुछ बोलना चाहा तो साकिब हाथ उठाकर उसे खामोश करवा गया। जो आपके साथ हुआ यकीनन बहुत बुरा था, लेकिन इस सब में कहीं भी राई बराबर भी आपका कसूर नहीं था। आप में ऐसा कोई ऐब नहीं जो आप इनकार करें। हाँ, अगर मुझ में कोई ऐब है तो आप बता सकते हैं। साकिब की बात पर वो तेज़ी से सर नफ़ी में हिला गई। भला उसमें कोई बुराई कैसे हो सकती थी? फिर क्या ख्याल है? वो फिर से सवाल दोहरा गया तो दिल आरा गहरी सांस भरती आंखें मूंद गई। कभी न कभी किसी न किसी का तो होना ही था, तो फिर साकिब ही क्यों नहीं? उससे महफूज और मोहब्बत भरा ठिकाना, और लोग कहाँ मिलते उसे? जैसा आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ। धीमी आवाज़ में अपना जवाब सुनाती वो कमरे से बाहर निकल गई, पर अपने पीछे उठने वाला पुरजोश शोर उसे सुनाई दे दिया था, जिस पर वो मुतमईन सी अल्लाह का शुक्र अदा करती कमरे की तरफ बढ़ गई। हसाम यार, थोड़े पैसे चाहिए। हमजा की बात पर हसाम ने आंखें घुमाते उसे देखा। भाई, अपने पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं, तुझे कहाँ से दूँ? वो लापरवाही से कहता वापस अपने मोबाइल में गुम हो गया। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद है अब। हमजा की बात पर हसाम ने नज़र उठाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि कौन सा मकसद? ज़िंदगी में बस इतना पैसा तो ज़रूर कमाना है कि जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं, उसको इस नेक मकसद के लिए पैसे दे सकूं। उसकी बात पर हसाम उसे हाथ से लानत का इशारा करता कमरे से निकल गया तो उसके तासरात देखते हमजा की हंसी छूट गई। रोज़े का तो पता ही नहीं चला आज। हमजा हसाम के साथ बाहरी सोफे पर बैठता जमाई लेते हुए बोला। हाँ, सारा दिन सोने के बाद। हसाम की तन से भरपूर आवाज़ पर जहाँ दिल आरा के लबों से हंसी फिसली, वहीं हमजा बुरा सा मुँह बना गया। भाई, आज के बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, वो नाराज़गी से कहता सोफे पर नीम दराज हो गया।
और ऐसा मुआवजा क्यों रोनुमा होगा, वो भी इस सदी में? हसाम के सवाल पर हमजा ने चेहरे से तकिया हटाकर बहुत अकड़कर उसे देखा, क्योंकि सांस भी लूं तो 4 लोग दूर हो जाते हैं। वो भरपूर एक्टिंग करते बोला। दिल आरा मज़े से बैठी इनकी नोक झोंक से मुस्तफ़ीद हो रही थी। बेटा, तुझे एक अदद अच्छे टूथपेस्ट की ज़रूरत है बस। बदबूदार सांसें लोगों को दूर होने पर ही मजबूर करेंगी ना। हसाम एक दफ़ा फिर मैदान मार चुका था, जिस पर अब की बार दिल आरा के साथ साथ लाउंज में दाखिल होते अबाद की हंसी भी शामिल हो गई। पार्सल आ गए। अबाद के हाथों में मौजूद बैग्स देखते हमजा पुरजोश होकर बैठते पूछने लगा, तो अबाद मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। हसाम भी पुरजोश सा उसके करीब आ गया। ऐसा क्या है इनमें जिस पर इस कदर पुरजोश हुआ जा रहा है? दिल आरा इन तीनों के चमकते चेहरे देखकर पूछे बगैर ना रह सकी, आपके सुहाग का जोड़ा? हसाम की शोख आवाज़ पर बेसाख्ता दिल आरा के गुलाबी गाल लाल हो गए। यहाँ आए आपी, आप भी मिलकर देखते हैं। हमजा के इश्तियाक से बोलने पर दिल आरा उनके करीब ही नीचे मैट पर बैठ गई। तो अबाद बैग्स खोलने लगा। देखते हैं हमारी होने वाली भाभी को हमारी पसंद भी आती है या नहीं। हमजा की बात पर दिल आरा उसके सर पर चिप्त रसीद कर गई। दिल आरा शॉपिंग पर जाने से मना करती हुई इन्हें कह चुकी थी कि वो अपनी मर्जी से जो भी लाएंगे वो खुशी खुशी पहन लेगी, जिन पर इन सब के चेहरे खिल उठे। कितना शौक था इन्हें कि इनकी कोई बहन होती तो वो उसके सब शौक पूरे करते। दिल आरा की सूरत में उनका ये ख्वाब पूरा हुआ था। इन तीनों ने साकिब के मशवरे से ऑनलाइन चीज़ें पसंद करके ऑर्डर कर दी थीं। अर्जेंट डिलीवरी के साथ निकाह एतवार की जगह जुमा को रखा गया था, जिसकी वजह से इन्हें तैयारी का वक्त मिल गया था। पहले बैग में से सुर्ख अरूसी जोड़ा निकला था, जिसे देखकर दिल आरा के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला था। ये जोड़ा उसकी सोच से बढ़कर हसीन था। खिलते हुए सुर्ख रंग लहंगे पर सुनहरी खूबसूरत काम किया गया था। जोड़े के अलावा 3 जूते, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, फेस वॉश, लोशंस, मेकअप का सामान और घर पहनने वाले कुछ जोड़े थे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत और नफीस थी। हमने बस चंद एक ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी हैं निकाह के लिए, बाकी शॉपिंग आप भैया के साथ जाकर अपनी पसंद की करिएगा। अबाद की बात पर दिल आरा की आंखें भीगने लगीं। माँ बाप के बाद इस दर दर की ठोकरें खाने वाली लड़की ने कहाँ देखी थी ऐसी मोहब्बत और ऐसा मान? किसने दी थी उसे आज तक ऐसी इज्जत? उसकी बरसती आंखें देखकर वो तीनों एकदम परेशान हो उठे। क्या हुआ आपी, क्यों रो रही हैं आप? हमजा बेचैनी से उसके नज़दीक आते पूछने लगा। क्या आपको हमारी पसंद की गई चीज़ें अच्छी नहीं लगी? आप रोइए मत, जैसा आप चाहेंगी वैसा सब मिल जाएगा। हसाम भी उसे तसल्ली देते बोल उठा। दिल आरा, हसाम सही कह रहा है, हम आपकी पसंद की चीज़ें मंगवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कोई? अबाद भी हसाम से इत्तफाक करते बोल उठा। दिल आरा को मज़ीद रोना आने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी मोहब्बत और मान देखते मेरी आंखें भर आईं। ये सब मेरी सोच से बढ़कर खूबसूरत है। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी तो इन तीनों भाइयों की जान में जान आई। कसम से हसीन आरा, आपने सही कोकिला वाला किरदार अदा किया है और अब पल में गोपी बहू बन गई हैं। डरा कर रख दिया हमें। हसाम ने हमेशा की तरह उल्टी मिसाल ही दी थी। दिल आरा हंसती हुई उसके कंधे पर थप्पड़ जड़ गई। अल्लाह अल्लाह, इतना नाजुक हाथ, नाश्ते में फूल खाती हैं क्या? हसाम की जुबान फिर से फिसली तो दिल आरा हंसती चली गई। उसे खुश देखकर वो तीनों भाई सुकून भरा सांस भर गए। कसम से हसीन आरा, आपने सही कोकेला वाला किरदार अदा किया है। हसाम ने हमेशा की तरह उल्टी मिसाल ही दी थी। अल्लाह अल्लाह, इतना नाजुक हाथ, नाश्ते में फूल खाती हैं क्या? हसाम की जुबान फिर से फिसली तो दिल आरा हंसती चली गई। उसे खुश देखकर वो तीनों भाई सुकून भरा सांस भर गए। यार मैं तो थक गया, हमजा धब से सोफे पर बैठते बोला तो पास खड़े हसाम ने उसे भरपूर घूरी से नवाजा। ऐसा कौन सा भारी भरकम काम किया है तुम्हारे इस नाजुक वजूद ने जो थक गए हो तुम? हसाम ने उसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया तो हमजा चीख उठा। किन जालिम लोगों के हत्थे चढ़ गया हूँ मैं भी। लोगों के भाई होते हैं एक जो अपने छोटे भाइयों पर एक खरोंच भी नहीं आने देते, और एक यहाँ मेरे भाई हैं, हर वक्त मुझे पंचिंग बैग समझकर धोते रहते हैं। उसकी दुहाई और रोहानसी आवाज़ पर पास से गुजरती दिल आरा फौरन उसके पास आई। क्या हुआ मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो हमजा के पास बैठती परेशानी से पूछ बैठी। वो अभी अबाद के साथ सैलून से आई थी, फेशियल वगैरह करवा कर। अभी मेरे भाई हर वक्त मुझे गंदे कपड़े समझकर धोते रहते हैं। वो अपना दुखड़ा फिर से रो बैठा। सर और अबाद भाई तो नहीं मारते कभी?
बस हसामी मजाक मजाक में मार लेता है, वो तेज़ी से बोली, जिस पर हमजा के साथ साथ हसाम की आंखें भी फैल गईं, जबकि अबाद लब दबाकर बैठ गया। वाह भाई वाह, सर की हमायत में फ़ौरन बोल उठी, आप और मैं जो दिन रात आप ही करता रहता हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं। उसकी आवाज़ में मसनूई हैरत के साथ साथ शरारत भी नाच रही थी, जिसे महसूस करते दिल आरा के गुलाबी गाल दहक उठे। फजूल बातों को छोड़कर तैयारी शुरू कर दो अब, मज़ीद घंटे तक मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। साकिब की संजीदा आवाज़ सुनते जहाँ वो तीनों भाई सीधे होकर बैठे, वहीं दिल आरा सर पर लिया तो बट्टा पेशानी तक खींच गई, जिस पर हसाम और हमजा सीटी बजाने लगे। इनकी हरकत पर साकिब ने इन्हें घूर कर देखा और जो दिल आरा को तंग कर रहे थे। आप ही, आपको पता है कल मैंने खुद को टीवी में देखा। हसाम की बात पर दिल आरा ने एक झटके से चेहरा मोड़कर हसाम की तरफ देखा। सच में? वो पुरजोश होती सवाल करने लगी तो उसका जोश देखते साकिब के लब धीमी सी मुस्कुराहट में ढल गए, जबकि बाकी दोनों भाई सुकून से बैठे थे, जैसे जानते हों अच्छी तरह हसाम को। हाँ ना, आप भी खुद को देख सकती हैं। उसकी बात पर दिल आरा के चेहरे पर नासमझी भरे तासरात फैल गए। पर वो कैसे? उसके सवाल पर साकिब नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे दिल आरा पर भी हंसी आ रही थी, जो अब तक हसाम की आदत को समझ ना सकी थी। जाहिर है टीवी बंद करके उसकी बात पर जहां हमजा और अबाद की हंसी छूटी, वहीं दिल आरा पास पड़ा कुशन उसके सर पर मार गई, जिसे वो हंसते हुए थाम गया। वो नम आंखें लिए चांदनी के कंधे से लगी बैठी थी। अभी कुछ सेकंड पहले वो अपने पूरे हकूक साकिब जमाल को सौंपकर उसे अपने जिस्मो जान का मालिक बना चुकी थी। चांदनी उसके पास ही थी। निकाह के वक्त निकाह होते ही मौलवी साहब और तीनों भाई कमरे से बाहर चले गए तो दिल आरा चांदनी के कंधे से लगी रो दी। उसे इस वक्त किसी हमदर्द कंधे की शिद्दत से ज़रूरत थी। माँ बाप की कमी तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर ही महसूस हुई थी, पर आज के दिन ये कमी बहुत ज़्यादा कर रही थी। कैसी बदनसीब दुल्हन थी वो, जिसे अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन माँ बाप की शफ़क़त ही न मिल पाई। गले से लगाकर दुआ देने वाला कोई अपना ही उसके साथ ना था। बस करें दिल आरा, इतनी प्यारी लग रही हैं, रो रो कर सब खराब कर लेंगी। चांदनी की मोहब्बत भरी डांट पर वो आंखें पहुँचती उससे अलग हुई। हम अच्छी दोस्तें हैं ना, तो अपनी दोस्त की मानकर ये आंसू साफ करें और प्यारी सी स्माइल दें मुझे जल्दी। इतनी ख़ास मौके पर ऐसी रूखी सूखी सी सूरत मत बनाएं। वो खुद से दिल आरा के आंसू साफ करते बोली तो उसकी मोहब्बत महसूस करती दिल आरा दिल से मुस्कुरा दी। गुजरे चंद दिनों में इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अभी वो मज़ीद कोई बात करते जब दरवाज़ा नॉक करके हमजा, हसाम और अबाद कमरे में दाखिल हुए। वो तीनों दिल आरा को बड़े भाइयों की तरह प्यार और दुआएं देकर उसे अपने साथ का एहसास दिला गए। चांदनी आपी, दिल आपी को बाहर ले चलें अब। हसाम नकाब में छुपी हुई चांदनी से बोला तो वो सर हिला गई। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि अबाद की नज़रें उसे परेशान कर रही थीं। साकिब अपने दोस्तों के साथ बैठा उनकी शरीर बातों से महफूज हो रहा था, जब एकदम किसी एहसास के तहत अपनी आंखें उठा गया। और ये आंखें उठाना जैसे भारी ही पड़ गया था दिलो दिमाग पर। सामने ही वो हसीनाओं के हुस्न को मात देती दिल आरा उसके दिलो जां पर कब्जा जमाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसके नाम के लाल जोड़े में मलबूस उसी के नाम का सिंगार किए उसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ कदम उठाते उसके आगे अपना मजबूत हाथ फैला गया। उसकी हरकत पर तालियों और सीटियों का तूफान उमड़ आया, जिस पर वो बजाय खजल होने के पूरे दिल से मुस्कुराकर सर को खम दे गया। हमजा ने दिल आरा का लरसता कांपता हाथ पकड़कर साकिब के हाथ में दिया तो वो मेहंदी और चूड़ियों से सजे उसके नाजुक हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसे अपने साथ लिए सोफे की तरफ बढ़ गया, जिसे उसके भाइयों ने बहुत मोहब्बत से फूलों से सजाया था। उसे बिठाकर वो खुद उसके साथ बैठा तो उसकी इस कदर नज़दीकी पर दिल आरा का दिल बाहर आने वाला हो गया। उसने कहाँ महसूस किया था भला आज से पहले ऐसा अनोखा और अछूता एहसास। बारी बारी सब आकर इन्हें मुबारक और दुआ देते इन दोनों का मुंह मीठा करवाने लगे। उसकी घबराहट महसूस करते साकिब ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में कैद कर लिया, जिस पर वो अपनी झुकी हुई गर्दन मजीद झुका गई। हमजा किचन से बाहर आ रहा था जब उसे सामने वाले घर की आमना नजर आई। उसकी शरारत की रग फड़क उठी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कैसी हो आमना? उसकी आवाज़ पर आमना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था।
मैं बहुत अच्छी हूँ और मज़े की बात आज तुम भी गलती से अच्छे लग रहे हो। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती बोली तो हमजा फर्जी कॉलर झाड़ गया। खैरियत है ना? आज मुँह से अंगारे बरसाने के बजाय तारीफ कर रही हो। कहीं इस हैंडसम पर दिल तो नहीं आ गया? हमजा इतरा कर बोला तो आमना की हंसी निकल गई। किसी खुशफहमी में हो बेटा, मुझे छोटे बच्चे नहीं पसंद, मुझे मैच्योर मर्द अच्छे लगते हैं। आमना अपने बाल झटकती एक अदा से बोली थी। मेरे दोस्त के दादा अब्बू सिंगल हैं, कहो तो बात चलाऊं? वो हंसी जब्त करता सीरियस होकर बोला तो आमना गुस्से से सुर्ख पड़ गई। हाथ के इशारे से उस पर लानत भेजती वो तनफन करती वहां से निकली तो हमजा के पीछे हंसी जब्त करते हसाम का ज़बरदस्त कहका पड़ा था। अगले ही पल वो दोनों भाई वहां खड़े पागलों की तरह हंस रहे थे। वो बाहरी दोस्तों को अलविदा करने जा रहा था जब उसकी नज़र बेसाख्ता किचन के दरवाजे पर पड़ी। गुलाबी सूट में मलबूस कोई नाजुक सी लड़की पुश्त किए खड़ी थी। लड़की के लिबास और सर पर किए गए हिजाब और लिबास से उसे एक सेकंड में पता चल गया था कि लड़की कौन है। दिल की बेसाख्तगी पर वो कदम आगे बढ़ाए तो चेहरे का थोड़ा सा रुख देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि नकाब उतरा हुआ था। वो सब कुछ पसे पुश्त डालता दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। दिल था कि बेसाख्ता धड़कने लगा था। वो भी पूरे जोश से अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते दिल आरा एकदम चेहरा मुड़ गई तो जहाँ आबाद को सामने पाकर वो रूहान सी हुई वहीं आबाद के सामने ज़मीन आसमान घूम गए। ऐसा गहरा शौक लगा था कि नज़र हटाना ही भूल बैठा। उसकी शौकी नज़रें महसूस करती वो खुद को मलामत करती लरजती उंगलियों से नकाब वापस चेहरे पर चढ़ाती चाय की ट्रे पकड़कर तेज़ी से एक साइड से निकलती दिल आरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अभी तक शौक में था। ये थी चांदनी, ये आम सी शक्ल और सूरत की दिखने वाली लड़की चांदनी थी। उसकी खूबसूरत आंखों और नाजुक मोमी हाथों पैरों को देखकर वो तो कुछ और ही तसव्वुर कर बैठा था और यहाँ उसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। जेब में पड़ा मोबाइल थरथराया तो वो बाकी सब कुछ पसे पोस्टर डालकर बाहर की तरफ चल दिया। लाल और सुनहरी इम्तिजाज के खूबसूरत लहंगे में सजी संवरी वो परेशान सी बैठी थी। हमेशा सादगी में रहने वाली दिल आरा पर निकाह के जोड़े में टूटकर रूप आया था। हसाम और हमजा तो बार बार उसकी नज़र उतारते उसे झेंपने पर मजबूर कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ही चांदनी उसे उसके और साकिब के मुश्तरका कमरे में बिठा गई थी जो गुलाब और मोतिये के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। इन तीनों भाइयों ने अपने बड़े भाई और आपी की शादी पर खूब अरमान पूरे किए थे। अभी वो कमरे में नजरें ही दौड़ा रही थी जब एकदम कमरे के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। वो तेजी से सीधी होकर बैठती घूंघट फिर से चेहरे के आगे डाल गई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने अपने कमरे की पहरादारी के लिए किसी को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी और ना ही आज जुमारात है, तो फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर ये नाका क्यों? साकिब इन तीनों भाइयों को अपने कमरे के दरवाजे पर रास्ता रोके खड़े देखकर शरारत से मुस्तफसर हुआ तो उसकी बात पर इन तीनों के मुंह खुल गए। नहीं, सबसे पहले तो आप अपनी बात की वजाहत करें ना ज़रा। हम आपको किस जाविये से फ़कीर लग रहे हैं? माना कि मेरे ये दोनों बड़े भाई कबूल सूरत से हैं, पर मैं तो हूँ ना हसीनो जमील और ज़हीनो फ़तीन। कम अज़ कम मुझे देखकर ही अपनी बात पर नज़रसानी कर लेते आप जनाब। हमजा के मुंह से होती अपनी इज़्ज़त अफजाई पर हसाम और अबाद दोनों एक साथ उसकी पिछली गर्दन पर हाथ मार गए, जिस पर वो कराह कर रह गया। साले, तो हुसैन और जमील तो क्या हमारे माथे पर ही बड़ा फ़कीर लिखा है? हसाम हमजा को घूरते बोला तो साकिब उसे कड़ी नज़र से नवाज गया। इन दोनों का 36 का आंकड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, आप जल्दी से हमारा नेक निकालें। अबाद इन दोनों को दफ़ा करता आगे होकर बोला तो साकिब उसे नासमझी से देखने लगा। बाकी दोनों भी अपनी लड़ाई को किसी और वक्त के लिए छोड़ दे मैदान में कूद पड़े अपना हक लेने के लिए। साडा हक इथे रख। हसाम अपनी हथेली साकिब के सामने फैलाता अकड़ कर बोला तो बाकी दो भी तेज़ी से सर हिलाकर उसके अगल बगल खड़े हो गए। कौन सा नेक और कौन सा हक? शादी का तोक मेरे गले में पड़ा है और सठिया तुम लोग गए हो। साकिब नफ़ी में सर हिलाकर बोलता एक साइड से कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो वो तीनों तेज़ी से उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होते उसका रास्ता रोक गए। भैया, बहुत अफसोस हुआ जानकर कि इतने ज़हीन प्रोफेसर और हमारे बड़े भैया होते हुए आपको हमारे इस नेक का ही नहीं पता। नाक कटवा दी हमारी आपने यार।
हसाम की एक्सप्रेस की तेजी से चलती जुबान को कोई रोक सके, ये कहाँ लिखा था भला। निकाह वाले दिन अपने कमरे में दाखिल होने से पहले बहनों को पैसे की सूरत में नेक देना पड़ता है। अब चूंकि हमारी बहन तो कोई है नहीं, तो ये हक भी हमारा ही बनता है ना। उसके चेहरे के तासरात देखकर अबाद ने तफसील बताते उसकी परेशानी हल करने की कोशिश की। बनता तो नहीं, पर ये लो, क्या याद करोगे तुम लोग भी। वो जेब से पैसे निकालता बारी बारी इन तीनों की तरफ बढ़ा गया। उसकी शराफत देखते हसाम की शरारत भरी रग बहुत तेजी से फड़की थी। भैया, वैसे इस वक्त आपको देखकर एक जुमला बहुत शिद्दत से मेरे जहन में गूंज रहा है। हसाम की शरारत भरी आवाज़ पर साकिब सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा। कैसा जुमला? उसे मुसलसल मुस्कुराहट जब्त करते अपनी तरफ देखते पाकर वो बिलाखर पूछ ही बैठा। रजिया गुंडों में फंस गई, आंख मारकर कहता वो कहका लगाते अगले ही पल वहां से 9-2-11 हुआ तो साकिब दांत किचकिचाता उसे कोस कर रह गया, जबकि बाकी दोनों भी हंसी जब्त करते अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। वो कमरे में दाखिल होता अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। अंदर कदम रखते ही गुलाब की मशहूर कुन खुशबू नाक के नथनों से टकराती दिलो दिमाग पर एक खुशगवार असर छोड़ गई। नजरें फिसलती जब सामने नजर आते हसीन तरीन मंजर से टकराईं तो रूह तक एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। सामने ही वो औरत उसके लिए हार सिंगार किए घूंघट ओढ़े बैठी थी, जिसे कुछ देर पहले साकिब जमाल ने अपने निकाह में कबूल किया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके बिल्कुल सामने बेड पर टिक गया। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम करने पर वो धीमी सी आवाज़ में जवाब दे गई तो उसकी लरजती आवाज़ से उसकी कैफियत महसूस करते साकिब जमाल के लबों को खूबसूरत मुस्कान ने छू लिया। क्या मुझे घूंघट उठाने की इजाज़त है? वो अपने मजबूत हाथ उसके भारी दुपट्टे के किनारे पर रखता मुसफिर हुआ तो वो महज सर हिला गई। उसके इकरार पर साकिब ने धीरे से उसका घूंघट पलटा। माशाअल्लाह। उसके चांद से हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही ये अल्फाज बेसाख्ता साकिब जमाल के होंठों से फिसले, जिन्हें सुनती दिल आरा मजीद सुर्ख पड़ी। सुर्ख अरूसी जोड़े में सुनहरी जेवर पहने, हाथ पर साकिब के नाम की मेहंदी लगाए वो हसीन तरीन से भी बढ़कर लग रही थी साकिब को। उसने हमेशा दिल आरा को सादगी में देखा था, कहाँ सोचा था कि यूं बन संवर कर उसका दिल बेईमान कर छोड़ेगी। दिल आरा लरसी पलकें झुकाकर बैठी उसकी गहरी नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करती पहलू बदल रही थी जब साकिब उसकी गोद में पड़े नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया। उसके हाथों का लम्स महसूस करती दिल आरा थरा उठी। यूँ महसूस हो रहा है जैसे कायनात की सारी दिलकशी मेरे सामने बैठे वजूद में आसमाई है। वो झुककर उसके मेहंदी से सजे हाथों की पुश्त पर अपने लबों का पहला अकीदत भरा बोसा देते हुए बोला, तो जाने किस एहसास के तहत दिल के नैन कटोरे भीग उठे। क्या आपको मेरा छूना बुरा लगा? उसकी भीगी आंखें देखते वो बेसाख्ता पूछ बैठा। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे गलतफहमी का शिकार होते देखकर वो बेसाख्ता उसकी बात की नफी कर उठी। फिर ये खूबसूरत आंखें नम क्यों हैं? वो हाथ बढ़ाते उसकी उंगली के बोर से उसकी पलकों पर टिका आंसू समेट कर सवाल कर बैठा। मुझे कहाँ आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत दी है? एक बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से मेरे नाम के साथ आपका नाम खराब हुआ। आपको एक मजमे के सामने बुरा भला कहा गया, बदकिरदार कहा गया और नौकरी से निकाल दिया गया, मगर फिर भी आपने मुझे जाए पनाह दी, मेरी हिफाजत की, मुझे इतनी इज्जत दी और बग़ैर अना को बीच में लाए मुझे अपना नाम दिया। भला कहाँ मैं इतनी इज्जत की हकदार थी? वो बोलने पर आई तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल उठी। साकिब आगे को खिसकता उसे नरमी से अपने हिसार में कैद कर गया। जब आप बेकसूर थी तो मैं कौन होता आपको कसूरवार ठहराने वाला? वो नरमी से उसकी आंखें पहुँचता उसका सर अपने कंधे से लगा गया। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ या बड़ी बहन बनकर मेरे भाइयों का ख्याल रखिएगा, इस घर को अच्छे से संभालिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ये सब कहने की तो दूर सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुकाबिल आप हैं। देखें दिल, आप एक माँ से इस घर में रह रही हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा हमारे माली हालात का भी। मैं आपसे बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा अपनी बिसात से बढ़कर आपका ख्याल रखूँगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। बस हमेशा मेरे साथ मुखलिस और बावफा रहना आप। वो नरमी से अपने जज्बात की अक्कासी करता झुककर उसकी पेशानी को अपने लम्स से मातबर कर गया।
मर्द वो नहीं होता जो पैसे वाला हो, बल्कि मर्द वो होता है जिसके साथ एक गैर महरम औरत वक्त आने पर खुद को महफूज समझ सके। आपने मुझे तब पनाह दी और इज्जत दी जब मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती थी, और अब जब मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ तो आप मेरी खातिर क्या ना कर गुजरेंगे। वो मोहब्बत से कहती अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई तो साकिब जमाल भरपूर तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको हमारे रिश्ते के समझने के लिए वक्त चाहिए, या हमें आज के इस ख़ास दिन की ख़ास रात अपने रिश्ते की शुरुआत करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत कर देना चाहिए। वो दिल आरा की थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखता उसका चेहरा उठाकर अपने मुकाबिल करते बोला, तो उसके बेबाक अंदाज और अल्फाज पर दिल आरा का रंग लिबास की तरह ही सुर्ख पड़ गया। वो झट से अपना अनारी चेहरा उसके सीने में छुपाती उसे इकरार सौंप गई, तो साकिब सरशार होता उसे सख्ती से खुद में भेज गया। उसे यकीन था कि आने वाली सुबह बहुत रोशन होने वाली थी। वो सर हाथों में दिए बेबसा बैठा था। चांदनी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता उसे मजीद बेचैन कर रहा था। आखिर ये सब क्या था, क्या सोचा था और क्या हो गया। खैरियत है भैया, रातों को जाग रहे हैं। दाल दाल में कुछ काला, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। हसाम उसके साथ आकर बैठता उसके कंधे पर हाथ रखते शरारत से बोल उठा, जाग तो अब तक तुम भी रहे हो, अपने बारे में क्या ख्याल है फिर। अबाद उल्टा उससे सवाल कर उठा, भाई हम तो भूख से उठे थे, आपकी तरह मजनू बनकर यहाँ सर में हाथ दिए नहीं बैठा था मैं। भला कहाँ मुमकिन था कि हसाम किसी को माफ़ी दे देता। बहुत उलझन का शिकार हूँ हसाम, दुआ करो मेरी ये उलझन सुलझ जाए। वो बेसाख्ता ही कह उठा तो हसाम भी सीरियस होकर बैठा। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरी होने वाली भाभी से तो लड़ाई नहीं हो गई? वो आखिर में फिर से शरारत कर बैठा। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी उलझन है। उसकी बात पर हसाम गहरी नज़र उसके परेशान से चेहरे पर डाल गया। चले उठकर सो जाएं, थक गए होंगे आप, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। उसका कंधा थपथपाकर उठ गया तो अबाद भी उसकी फिक्र पर सच्चे दिल से मुस्कुराता सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि रात वाकई गहरी हो गई थी। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। जैसे ही दिल आरा साकिब के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, वो तीनों भाई एक साथ पूरे जोश से गाने लगे। दिल आरा का चेहरा खुशी से रोशन हो उठा। तीनों भाइयों ने नए शादीशुदा जोड़े की नाश्ते सहरी का इंतज़ाम ड्राइंग रूम में किया था। अबाद साकिब को रात ही मैसेज करके बता चुका था, देख लें हसीन आरा, दिल पर पत्थर रखकर आज आपको बहन बोल ही दिया, वरना खुदा गवाह है आज तक हसाम ने किसी हसीन लड़की को बहन नहीं बनाया। हसाम दिल आरा को देखकर अपने नादीदा आंसू पोंछते बोला, तो जहां दिल आरा खिलखिलाकर हंस दी, वहीं साकिब हसाम की गर्दन पर थप्पड़ लगा गया। ये बड़ी बहन भाई हमेशा से ही इतने सड़ू क्यों होते हैं, हर वक्त रोब में ही रहते हैं। वो अपनी गर्दन सहलाते मुंह बनाकर बोल उठा, क्योंकि हम इन बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं जिन्हें हमने पैदा भी नहीं किया होता। इतना गुस्सा तो बनता है फिर। साकिब कंधे उचकाकर बोलता दिल आरा का हाथ थामकर आगे बढ़ता उसे अपने साथ बिठा गया, जबकि साकिब की बात पर सबकी हंसी बेसाख्ता थी। सहरी में वक्त कम था, इसलिए सब चुपचाप सहरी करने लगे। लेजी चांद नजर आ गया। मैंने कहा था ना कि इस दफ़ा भी 29 रोज़े ही होंगे, पर कोई मेरी बात पर यकीन करे तो ही ना। हसाम चीख चीख कर बोल रहा था, यार बस कर दे, मान लिया कि तू नजूमी है, पर अब हमारे कान के पर्दे तो ना फाड़। हमजा झुंझलाकर बोला तो हसाम उसकी बात पर उसे घूर कर रह गया। ईशा की नमाज के बाद साकिब बाहर किसी दोस्त के पास रुक गया था, जबकि वो तीनों घर आ गए थे। अभी सुबह ईद का ऐलान हुआ था। दिल आरा उठकर जल्दी से रेडी हो जाए, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। तभी साकिब लाउंज में आते दिल आरा से बोला, तो उसकी उजलत पर वो भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। पर जाना कहाँ है वो भी इस वक्त? उसे देखती बेसाख्ता पूछ उठी, अरे भाभी जान, इस कदर मासूम क्यों हैं आप? जाहिर सी बात है चांद रात पर आपको मेहंदी और चूड़ियाँ ही दिलवाने ले जाएंगे ना। मेहंदी आपकी लगी है, मगर थोड़ी सी, जबकि भैया को भरी हुई पसंद है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? हसाम की बात पर जहाँ दिल आरा के चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट चमकी, वहीं साकिब उसे घुर कर रह गया। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, जाएं दिल, आप चादर ले आए जल्दी से। हसाम को घूर कर वो दिल आरा से कहते बाहर निकल गया, तो दिल आरा भी कमरे की तरफ बढ़ गई। भैया कैसे लाल गुलाबी हो गए थे चोरी पकड़े जाने पर। उनके जाने के बाद हमजा और हसाम हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए।
साकिब उठ जाए, नमाज का वक्त हो गया है। वो कब से उसके सरहाने खड़ी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो ना जाने आज क्या खाकर सोया था कि उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। सोने दे दिल, आप भी सो जाएं, नींद में कहते वो उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जब उसका इरादा समझते वो तेजी से पीछे हट गई। साकिब, मैं जा रही हूँ किचन में, आप सोते रहें अब, धमकी भरे अंदाज में कहती वो कमरे से निकल गई। तो साकिब, जो कब से जानबूझकर उसे तंग कर रहा था, बदमजा होकर उठ बैठा। बहुत ही अनरोमांटिक बीवी मिली है मुझे, खुद से कहते वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया, जहां वो उसका आज के दिन पहनने वाला सूट लटका गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर नजर पड़ी तो उसकी सारी चीजें सलीके से रखी नजर आईं। वो मुस्कुराता हुआ कपड़े पकड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ईद मुबारक आपी जान, वो टेबल पर शेर खुरमा रख रही थी जब हमजा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुस्कुराता हुआ उसे अपने साथ लगाकर उसके सर पर हाथ रख गया। ईद मुबारक मेरी जान, वो मुस्कुराती हुई उसका गाल थपथपा गई। हमजा के पीछे ही वो तीनों भी आ गए। ईद मुबारक बेगम जान। अबाद और हसाम से मिलने के बाद वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी जब साकिब उसके करीब आते उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर अपने लम्स का फूल खिला गया। ओहो, वो तीनों शरारत से सीटी बजाते एक कोर्स में बोले तो दिल आरा झींप उठी। शर्म करो तुम लोग, अपनी हक हलाल की बीवी से ही ईद मिला हूँ। इन तीनों को घूरता हुआ कुर्सी खींच कर बैठ गया तो वो सब भी अपनी अपनी जगह संभाल गए। दिल आरा इन्हें मीठा सर्व करने लगी। मीठा खाने के बाद वो सब लाउंज में आकर बैठ गए। साकिब की नजरें भटक भटक कर दिल आरा पर उठ रही थीं, जो गुलाबी लिबास में खुद भी गुलाबी बनी हुई थी। हौसला रखिए भैया, आपकी ही हैं। हमजा की शरारती आवाज पर दिल आरा सिटपटा गई। बातों में मत लगाओ, मेरी ईदी निकालें शाबाश सब। वो कमर पर हाथ रखती रोब से बोली तो उसके अंदाज पर साकिब अबरू झुकाकर उसे देखने लगा। लें, अपना जना जवान हसीन और जमील भाई पूरा का पूरा आपको दे दिया है हमने, और बोनस में 3 अदद हैंडसम से भाई भी। उसके बाद भी आपको ईदी चाहिए क्या? हसाम ड्रामाई अंदाज में बोला तो दिल आरा का मुंह खुल गया हैरत के मारे। ये गिफ्ट मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, इसलिए आप ज़्यादा चालाक मत बने। चले शाबाश, जल्दी निकालें मेरी ईदी, वो दबंग अंदाज में कहती सबसे पहले अपना मेहंदी से सजा हाथ साकिब के आगे फैला गई तो वो मुस्कुराहट दबाता अपनी जेब से वॉलेट निकाल कर उसकी हथेली पर रख गया। भैया, आपकी आंखों से लग रहा है कि आप हसीन आरा का हाथ चूमना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई इरादा है तो क्या हम अपनी आंखों पर हाथ रख लें? वो क्या है ना कि हम मासूम बच्चे अभी ख़राब नहीं होना चाहते। हसाम हंसते हुए बोला तो साकिब उसकी तरफ कुशन फेंक गया। दिल आरा साकिब के बाद इन तीनों की तरफ बारी बारी गई तो वो भी इस ईदी शराफत से उसके हवाले कर गए। किस कदर शौक था इन्हें बहन का, और अब वो सारे शौक दिल आरा से ही पूरे करना चाहते थे। थोड़ी देर मजीद बातें करने के बाद वो सब घर से निकल पड़े। अब इनकी मंजिल कोई और थी। चांदनी ड्राइंग रूम में आओ मेरे साथ, कुछ मेहमान आए हैं तो अब्बू तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं। भाभी की बात पर चांदनी हैरान रह गई। वो पर्दा करती थी और उसके अब्बू ने कभी उसे गैर लोगों के सामने नहीं बुलाया था, फिर आज कौन से ऐसे खास मेहमान आ गए थे। वो सारी सोचों को झटकती नकाब करती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। सामने सोफे पर दिल आरा को बैठे देखकर उसे खुशगवार हैरत ने आ लिया। वो जोश से दिल आरा की तरफ बढ़ती उसके गले से लग गई। इससे अलग होने के बाद वो वहीं दिल के साथ सोफे पर बैठ गई, क्योंकि ये उसकी अम्मी का हुक्म था। दिल आरा की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। अंकल, अगर आप चाहें तो सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं। आबाद आपकी आंखों के सामने ही पला बढ़ा है, बाकी आप फिर भी जितना चाहें वक्त ले लें, पर जवाब हमें हाँ में ही चाहिए। साकिब की बात पर चांदनी नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। बेटा, तुम लोग मेरे अपने बच्चे हो, भला मुझे कैसे नहीं पता होगा। आबाद जैसा हीरा तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा अपनी बच्ची के लिए। अपने अब्बू की बात सुनकर चांदनी का दिल धड़क उठा। क्या वही बात हो रही थी जो वो समझ रही थी? चांदनी बेटा, तुम्हारे साकिब भाई आबाद का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। हमें तो दिलो जान से ये रिश्ता पसंद है, तुम अपनी रजामंदी बताओ ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। उनकी बात पर चांदनी की हथेलियां नम पड़ गईं। कहाँ सोचा था कि दिल की मुराद यूं भी पूरी हो जाएगी। जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। धीमी आवाज़ में अपना इकरार सौंपती वो तेज़ी से कमरे से निकल गई। वो अपने कमरे में बेयकीन सी बैठी थी जब भाभी दोबारा कमरे में आईं। चंदा, अबू कह रहे हैं एक दफ़ा अब्बास से मिलकर जो बात करना चाहो कर लो, और सोच समझ लो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मामला है। जल्दी से आ जाओ, इंतज़ार कर रहा है छत पर। भाभी कहते चल दी, पर वो घबरा उठी। अकेले में क्या बात करेगी वो भला।
आखिरकार हिम्मत करके उठती वो छत की तरफ चल दी। सामने ही वो मंदिर के पास खड़ा था, सफ़ेद शलवार कमीज में, दराज कद और वजीह सा आबाद जमाल। उसके कदमों की आहट पर वो रुख मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा, जो नीले रंग के लिबास में नकाब ओढ़े नजरें झुकाए खड़ी थी। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? वो डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते सवाल कर गया तो चांदनी सर हिलाती एक तरफ पड़ी कुर्सियों की तरफ बैठ गई। वो दोनों अब आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। कई लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? अबाद के सवाल पर वो सर हिला गई। मैं जानती हूँ आप मुझे सरसरी सा ही सही मगर नकाब के बगैर देख चुके हैं। आप खुद इतने खूबसूरत हैं तो शादी के लिए आपका इंतखाब एक आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की ही क्यों ठहरी? उसके सवाल पर अबाद सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। सच बताऊं तो पहले मुझे भी यही लगता था। अबाद की बात पर पल भर को चांदनी का सांस रुका। फिर मैंने जाना कि जिससे मोहब्बत हो जाए वही हसीन तरीन है। अगली बात तो उससे भी ज़्यादा जानलेवा थी। क्या वो चांदनी से मोहब्बत की बात कर रहा था? आपको नकाब में देखते अपना दिल आप पर हारा हूँ। आपको नकाब के बगैर देखा भी तो महज हादसाती तौर पर, और फिर इदराक हुआ कि मोहब्बतें सूरतों की मोहताज नहीं हुआ करती, बल्कि जिससे मोहब्बत हो जाए वही हसीन तरीन है। बाकी की तारीफ हलाल रिश्ते में बंदा कर देगा क्या ख्याल है? वो जो मसूर होती उसका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। आखिरी अल्फाज पर बुरी तरह शर्मा गई। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का शर्फ बख्शेंगी आप? वो अब की बार वाज़े अल्फाज में पूछ गया। तो वो सर हिलाकर इकरार करती वहाँ से उठकर तेज़ी से नीचे की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद अबाद सरशारी से मुस्कुरा दिया। उसने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया था, जिस पर वो अपने अल्लाह का शुक्रगुजार था। उसे यकीन था चांदनी उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर उसकी ज़िंदगी को भी रोशन कर देगी। आखिर एक नेक औरत अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा होती है। वो मुस्कुराता हुआ खुद भी नीचे की तरफ चल दिया, जहाँ उसके जान से अजीज रिश्ते मौजूद थे। साकिब, मैं कब से पूछ रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और आप हैं कि बता ही नहीं रहे। दिल आरा नाराज़गी से बोली। तो साकिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी जान से प्यारी बीवी को देखा। इनकी शादी को 3 माह गुजर गए थे और इस अरसे में दिल आरा उसे जान से भी प्यारी हो गई थी। बस पहुँच गए, खुद ही देख लीजिएगा। वो बाइक रोकते बोला तो दिल आरा ने नासमझी से सामने नज़र आती अस्पताल की इमारत को देखा। हम यहाँ क्यों? उसके सवाल पर साकिब बगैर जवाब दिए उसे अपने साथ लेते आगे बढ़ने लगा। वो उसे साथ लिए एक कमरे के आगे रुका तो दिल आरा का दिल घबराने लगा। साकिब उसे तसल्ली देते दरवाज़ा खोलकर उसे लिए अंदर दाखिल हो गया। बेड पर मौजूद वजूद को देखते दिल आरा की आंखें हैरत से फैल गई। सानिया, ये नाम सरगोशी की मानित उसके होंठों से फिसला था। उसकी दोस्त, या ये कहा जाए उसे बदनाम करने वाली हस्ती होशो हवास से बेगाना बिस्तर पर पड़ी थी। इसे क्या हुआ साकिब? वो बेचैनी से साकिब से पूछने लगी। रेप के बाद मर्डर अटैक। साकिब के जवाब पर वो दोनों हाथ होंठों पर जमा गई। जब इंसान हसद की आग में जलता दूसरों पर कीचड़ उछाले तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इंसाफ ना करे। इसने अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ मिलकर हम पर इल्ज़ाम लगाया और खुदा का इंसाफ देखें, आसिफ इसका रेप करके इसे बहुत बुरी हालत में फेंक गया। ये तब से कोमा में है। मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर यूनिवर्सिटी में हमारी बेगुनाही साबित कर चुका हूँ, पर मुझे अफसोस है कि ये अपने मुंह से इकरार ना कर सकी। पर दिल मुतमईन है कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। आसिफ फरार हो चुका है, पर मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है उसकी रस्सी भी ज़रूर खींचेगा अल्लाह। साकिब की बात पर वो आबदीदा होते रो दी। मैंने इसे माफ़ किया साकिब, मैंने माफ़ किया, अल्लाह इसकी सज़ा कम करे, आमीन। वो साकिब के कंधे से लगी, रो दी तो वो उसे साथ लिए वहाँ से निकल आया। अल्लाह ने इनका इंसाफ कर दिया था। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।